हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ यार सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया था मैथ्स का क्लास 12th, तो उसे हम पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप यार तुमने से काफ़ी लोग कर भी चुके होगे, कुछ डाउट्स होंगे कुछ कुछ क्वेश्चन में कई बच्चों को, तो वो देख सकते हैं। और इन जनरल काफ़ी बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, तो ये यार काफ़ी एक मस्त चीज़ है, ये तुम्हें करनी ही करनी है। सीबीएसई की तरफ से जो आया प्लस एडिशनल तुम्हें और भी सैम्पल पेपर करने हैं, मैं बाद में बताऊँगा वीडियो में, बट करने हैं। एटलीस्ट तुम अगर 5 से 10 से 15 सैम्पल पेपर अगर करके जाते हो तो तुम्हारा जो स्कोरिंग का रेट होता है ना वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। जैसे मेरे जब आए थे मैथ्स में बिल्कुल 100 आए थे मेरे क्लास बोर्ड्स में, तो मैंने इतने सैम्पल पेपर उस टाइम नहीं किए थे, बट मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मेरी जेई की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टॉप नॉच थी, तो उस वजह से मेरे को बूस्ट मिल गया था मैथ्स के कहते बोर्ड के पेपर में। बट इवन देन मैं बोर्ड्स में बिल्कुल ओरिएंटेड नहीं था, मैंने फिर भी 3 से 4 सैम्पल पेपर उसके भी किए थे। उससे एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है। प्लस अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट, जैसे मैं एक और अपने दोस्त को जानता हूँ, उसके भी फुल आए थे, तो उसने 15 सैम्पल पेपर लगाए थे। तो अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करते हो, तुम्हें खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा 3 घंटे में कैसे पेपर निपटा सकता हूँ, क्या मैं उसको ढाई ढाई घंटे में निपटा सकता हूँ या फिर 2 घंटे में निपटा सकता हूँ। तो वो चीज़ काफ़ी सही हो जाती है, तुम्हें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या मेरा क्या कहते हैं वहाँ पे कहीं पेपर छूट तो ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यार सैम्पल पेपर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है सॉल्विंग में, एक्चुअली में कॉम्बैट करने में, कि जब तुम एक्चुअल पेपर दोगे तो कैसी हालत होने वाली है वहाँ पे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सीबीएसई वाला सॉल्व करते हैं, जो सीबीएसई ने खुद पेपर दिया था। मार्किंग स्कीम सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगी तुम्हें। आज हम सीधा उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बिल्कुल हलवा है। ठीक है, सीबीएसई हलवाई होती है, बट फिर भी पहला क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा ईजी दे देते हैं। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो मुझे निकालना है साइन ऑफ ये वाली चीज़ अंदर की जो भी है। जब भी ऐसा सीन होता है तो तुम अंदर की चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करोगे, जो कि है हमारा ये π/3। ठीक है, π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ तो ये कितना हो गया, π/3 माइनस π/6। तुम बोलोगे कैसे किया, ये सब तुम्हें ओरल याद होना चाहिए। साइन -1/2 कब होता है, कोई एक्स वैल्यू होगी -30 डिग्रीज पे आता है, क्योंकि 30 पे 1/2 होता है ना। तो ये आ गया, ये मिला के मेरे को दे देगा π/3 प्लस π/6 यानी कि π/2। ठीक है, तो मुझे निकालना था एट दी एंड साइन ऑफ π/2। ठीक है, मुझे निकालना था साइन π/2, तो वो तो हो जाएगा 1। मैंने कहा था ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन, जिसको कि हाँ भाई किया सॉल्व हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन है इनमें तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देयरफॉर हमारा आंसर कुछ ऐसे है। यार इसका जो सॉल्व नोट्स टाइप सी जो मैं चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, मोस्ट प्रोबेबली। सॉल्व करते जल्दी से अपना सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के वेयर के इज लेस देन 0, स्पेसिफिकली दे रखी है ये चीज़, फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, दिख रहा है मेरे को। हाफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मुझे क्या इक्वेट करना है, अगर ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, अभी तक काफ़ी बार हम कंटिन्यूटी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगर मैं कहता हूँ ये वाली चीज़ 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, इट मस्ट बी इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हाफ। ये तो सब जानते हैं ना, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऑल राइट, तो ये चीज़ हाफ के बराबर कर दो, तो इसकी लिमिट निकाल देते हैं यार, फिर बड़े जल्दी से इसकी लिमिट निकालते हैं हम। ठीक है, कैसे निकालेंगे यार, देखो एक तो एल हॉस्पिटल रूल होता है, बट वो हम सीबीएसई में नहीं लगा सकते अनफॉर्चुनेटली। तो कभी भी तुम्हें यार ऊपर एक्सप्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हो, 1 माइनस कॉज एक्स या 1 माइनस कॉस कुछ भी एक्स, तो जैसे यहाँ पे के एक्स है, तो इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया करो, ताकि साइन में सारी चीज़ें आ जाए, फिर सब कुछ आसान होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा के एक्स बाई 2, जिसको मैं थीटा ले रहा हूँ। फर्दर 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन के एक्स बाई 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2। बात समझ आ रही है तुम्हें? ठीक, अब एक और बात यार, यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन है सबसे पहले वो तो ये बन चुका है 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2, और यहाँ नीचे है x इंटू साइन एक्स, और इसका आंसर होना चाहिए 1/4 के बराबर, जो भी लिमिट आएगी, और 1/2, आई एम वेरी सॉरी। ऑल राइट, अब यार एक इंपॉर्टेंट बात ये तो सबको पता होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर तुम लिख सकते हो ये साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1।
तो बेसिकली साइन एक्स ऑलमोस्ट एक्स के बराबर होता है, एक्स टेंड्स टू 0 है तो इन जनरल साइन ऑफ एनीथिंग, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिखूँ साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो साइन ऑफ एनीथिंग एक्स इज इक्वल टू दैट एनीथिंग, समझ रहे हो, जो भी थीटा है अगर वो पूरा थीटा टेंड्स टू 0, तुम बोलोगे सिर्फ एक्स टेंड्स टू 0 नहीं, के मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ ही तो टेंड करेगा, राइट। तो ये तो सबको ही पता है बात। तो क्या मैं सिर्फ साइन के एक्स बाई टू को, इसको जल्दी से करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर ऐसा करो, इसको हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं साइड में, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट लिख दो, बात एक ही है, के एक्स बाई टू एक्स टेंड्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ भी के एक्स बाई टू लिख दो, नीचे लिख दो एक्स, और साइन एक्स को भी हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/2, ताकि मेरा एक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो एक्स 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 फिर कितना बचा 2 1/2, तो के स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से मेरे को के स्क्वायर 1 मिल गया। जल्दबाजी में बच्चे ये वाला आंसर कर देगी के इज इक्वल टू +-1, एक नंबर कट गया सीधा, क्योंकि ये रॉन्ग है, ब्लंडर, के इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? आंसर +-1 आ रहा है यहाँ से, बट मेंशन्ड है कि के नेगेटिव है, ये देते ही इसलिए नंबर काटने के लिए, यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, पर क्वेश्चन जो ढंग से नहीं पड़ेगा उसका नंबर कट जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में तो ये दबा के होता है सब, बोर्ड्स में भी होने लग गया आजकल। ऑल राइट, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अगर मेरा ए इफ ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बेसिकली यार कभी भी ऐसा फॉर्म दे रखा हो, इसका मतलब होता है कि ए है मेरा A11, ऐसी होती है ना मैट्रिक्स, तो A1 A21 A22, या फिर अगर A13, बट ये 2 ऑर्डर दे रखा है तो 4 ही एलिमेंट है, 2 ऑर्डर यानी कि 2 क्रॉस 2, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो n क्रॉस n ही होता है इन जनरल, सच दैट ए आई जे, जैसे मेरा I1 हो सकता है, J भी 1 हो सकता है, I2 हो सकता है, J भी 2 हो सकता है, इज इक्वल टू 1 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज इक्वल टू J। तो I इज इक्वल टू J यानी आई जे है ना, ए आई जे A11, अगर A11 A22 इसमें I इज इक्वल टू J है, तो इधर हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इस टाइम पे 0 होता है तो 0, और अगर जहाँ मेरा I और J बराबर नहीं होता वो मैट्रिक्स 1 है, तो 0 1 1 0, बस। कुछ बच्चों ने ओरली भी कर लिया होगा, इसका मतलब ये है। मुझसे ए स्क्वायर पूछा गया। अब यहाँ यार मेजर मिस्टेक पता क्या हो सकती थी, अगर मैं पर्सनली पेपर डिज़ाइन करता, कि मैं 0 1 1 0 जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, मैं ऑप्शन में डाल देता, इसे बच्चे टिक कर देते और गलती हो जाती। मुझसे ए स्क्वायर पूछा गया है, ए नहीं पूछा, दिस इज ए, देन व्हाट इज ए स्क्वायर, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर को हम ये लिखते हैं ना ऐसे, देखो ए ठीक है, यानी कि 0 1 1 0 0 1 1 0, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा ना यार, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 + 1 यानी कि आ गया 1, फिर इसको इसके साथ करो 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, तो 0 आ गया, फिर इसको नीचे वाले को इसके साथ करो 1 0 0 1, तो 0, फिर 1 0 1 0 तो 1, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ बस, इसमें कुछ वो नहीं है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारा, बहुत बढ़िया, डी है मेरा आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इज इक्वल टू K8 4 2K इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या मजाक क्वेश्चन दे रखा है यार, बताओ यार, ये मैं बताऊंगा भी नहीं कैसे करना है, ठीक है, बस लिखूंगा और तुम्हें ये समझना है, ठीक है। कब होती है? तो करते हैं यार गाइस अपना अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² - 4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यार हम आ चुके हैं अपने AOD चैप्टर की तरफ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यार ये तो आता ही होगा, मेरा तो फर्स्ट चैप्टर था यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था। तो क्या करते हैं हम, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर, वैसे तो तुम्हारा यार सीधा देखो, अच्छी बात पता है क्या है, तुम्हारा MCQ पेपर आ रहा है, तो तुम्हें ये नहीं लिखना जैसे बोर्ड में लिखना होता है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वी पुट f' इज इक्वल टू >0, राइट। तो मैं बस सीधा जल्दी से रफ वर्क में करना है, f' >0, जल्दी से करो यार, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो यार, कोई भी कर लेगा, 2x - 4 को >0 कर दो, ये इनइक्वालिटी कोई बच्चा भी कर ले, x इज > 2, और इसको सेट के फॉर्म में लिखो, x बिलोंग्स टू 2 to ∞, तो हमारा B बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन। पहले वाले यार इसमें मैं एक और बात चीज़ बताना चाहता हूँ, फिफ्थ में गलती से यार इसको ढंग से पढ़ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है, क्या पता आंसर -∞ से 2 हो जाता, मतलब अगर हम गलती से इसको डिक्रीजिंग पढ़ जाते हैं, ऑप्शन गलती से कुछ कर लेते हैं, तो इसको ध्यान से, MCQ के पेपर में क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास टाइम बचेगा, ऐसा मुझे लगता है, तो तुम्हें रिवीजन अच्छे से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन। गिवन दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -4, देन एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ यार मैं, चाट जाओ। मैं कभी नहीं कहता कि मैथ्स में रटना है ज़्यादा, बट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गंदे चैप्टर लगते हैं मुझे। यहाँ पे यार यही करो, तुम्हें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है यार, तुम्हें एक बात बताता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, पहली बात तो एडजॉइंट ऑफ ए पता है ना तुम्हें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसके को फैक्टर्स उसकी जगह लगा लेते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए है यार मेरा, इसका मॉड, मॉड नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, इसका डिटर्मिनेंट जो एडजॉइंट आएगा उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है, इट इज़ इक्वल टू नॉर्मल जो भी तुम्हारा डिटर्मिनेंट का आंसर है, यानी कि जो -4 है इस केस में, उसकी पावर n-1। इसको अलग कलर से लिख देता हूं बच्चों, वेयर n इज वेरी इंपॉर्टेंट, n इज ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है हमारा एडजॉइंट और ये सब। तो हमें ऑर्डर दे रखा है 3, तो इस हिसाब से फ्रॉम दिस फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 है, -4 की पावर 3 है यहाँ पे, n 3 - 1 2, which is equal to what, 16. So your correct answer is D. Very very crucial, very very important, ध्यान रखना इस बात का। All right, सॉल्व करते हैं अपने 7th क्वेश्चन। A relation R in the set 1 2 3 defined as this, which of the following order paired in R shall be removed to make it an equivalence relation in A। यार ये सब मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ये अगर तुम किसी बैच से देख रहे हो, विश्वास बैच से, तो वहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चन 2-3 बार कराया होगा। एंड आई गेस अपनी यूट्यूब वाली वीडियो पे भी मैंने करा रखा था। रिलेशन फंक्शन इन वन शॉट का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा तुम्हें, बहुत बेहतरीन वीडियो है, ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ लेकिन वीडियो अच्छी बनाई थी वो। तो दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन इन वन शॉट, तो उसका रिलेशन काफ़ी अच्छे से तुम देखना, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें इस उसमें या फिर एक्सरसाइज में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 को हटा दो, बन गया इक्विवेलेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये 3 एलिमेंट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं एक और बात यार तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। कभी भी कोई तुम्हें सेट दे रखा हो, जैसे मुझे यहाँ पे जो ये आर दे रखा है, ये क्या है, 1 1 1 2 2 2 और 3 3। कभी भी ऐसा कोई भी रिलेशन दे रखा हो ना, तो सबसे पहले जब उसको अरेंज करो, लाइक इसको तुम ऐसे लिखो कि आर मेरा है ये 1 1 2 2 3 3, फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है, बेसिकली स्टार्टिंग में सारे रिफ्लेक्सिव वाले पेयर लगा दिया करो। ये एक सही तरीका होता है सॉल्व करने का किसी भी रिलेशन के क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये लगा दिया। एक बात बताओ, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों। रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 जरूरी है ही, और मुझे एक तो हटाना ही है इनमें से पेयर। तो क्या क्वेश्चन में सोचना भी है कुछ और कि इक्विवेलेंस कैसे बनेगा, नहीं, एक ही पेयर हटाना है, वो यही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दीज 3 आर कंपलसरी, आगे सोचना भी नहीं है हमें। ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक भी बन जाएगा आपस में, वो भी है, और वो भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि ए बी बी सी ताकि ए सी हो, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। बताओ यार, ये तो इससे भी आसान क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है मजाक से हट के अगर मैं 7वीं के बच्चे को भी दे दूँ, ठीक है, वो भी सॉल्व कर देगा, वो भी सॉल्व कर सकता है ये क्वेश्चन। अगर मैं उसे बस ये बता दूं कि ये 4 एलिमेंट है यहाँ पे और ये बस मेरे को इक्वेट करना है, तो वो कर देगा, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन करना है, बस तुम्हें इक्वेट करना है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो 2a + b = 4 एंड a - 2b = -3 एंड 5c - d = 11 एंड 4c + 3d = 24। आई टेक माई वर्ड्स बैक, 7वीं का बच्चा नहीं करेगा, 10वीं का बच्चा करेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10 में पढ़ाते हैं, ठीक है। एनीवेज तुम समझ रहे हो ना, इजी वे बोलना चाह रहा था मैं इस क्वेश्चन को। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व तो कर ही सकते हो यार तुम। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर तुम भूल गए हो 10th, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, या फिर दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 2a - 4b = -6 एंड ऊपर वाली इक्वेशन वॉज 2a + b = 4, राइट। तो दिस इज इक्वेशन, क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो तुम्हें 5b मिल जाएगा और यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू बहुत ही सिंपल सी 2 आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में पटक दो, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 2a + 2 = 4। तो 2a 2 हो गया, a भी 1 आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो a 1 है, b 2 है, मेरे को a + b - c + 2d निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो a 1 आ गया, b 2 आ गया। अब c और d में देखते हैं। अगेन मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 × c - 3d = 33। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिखो, 4c + 3d = 24। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, 3d कैंसिल होगा, तो हमारे पास मिल गया 19 × c = कितना आ गया यार, ये आ गया 57, राइट।
19 3 जा 57, तो सी आ गया 3। देखो सिंपल वैल्यूज ही मिलेगी तुम्हें यहाँ पे, ये ऐसा नहीं आंसर आ जाएगा कि 573 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले 1 2 3 4 ही मिलेगी। देखो 1 2 3 आई गेस डी 4 ही आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, चेक करते हैं फिर भी यहाँ डाल के। तो 5 × 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11। कूल। तो कितना यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 15 माइनस 11 4। अरे भाई 1 2 3 4 यही आना था आंसर। तो 1 + 2 - 3 0, फिर आ गया +8, तो आंसर 8 आ गया। ए इज करेक्ट। गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना 9th क्वेश्चन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का दे रखा है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का क्वेश्चन। द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू दिस कर्व वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज, तो ऐसा पॉइंट निकालना है। पहली बात तो यार सीधी सी बात है, मान लेते हैं ये हमारा कर्व है, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू x + 1/x। कुछ भी ग्राफ बना दिया करो, कुछ भी ड्राइंग बना दो रफ में। अब मुझे दे रखा है कि इसका कोई पॉइंट होगा जिस पे मेरी नॉर्मल है, तो सबसे पहले ये हमारी टेंजेंट है वो, और ये है हमारी वो नॉर्मल, जो कि ऑफ कोर्स टेंजेंट से परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है। मुझे दे रखा है एट विच द नॉर्मल टू दिस कर्व इज परपेंडिकुलर टू कोई और दूसरी लाइन। तो एक लाइन होगी जिससे परपेंडिकुलर है, तो कहीं होगी लाइन, बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, एक तो टेंजेंट ही होता है। तो दिस इज, मान ले ये लाइन है हमारी जो परपेंडिकुलर है इससे। तो आप सब लोग ये तो जानते ही हो अब कि ये दो लाइंस पैरेलल होगी क्योंकि अगर दो लाइंस जो एक लाइन से परपेंडिकुलर है आपस में पैरेलल होगी, तो मुझे टेंजेंट का स्लोप नहीं मिल गया। क्या मुझे यहाँ से नॉर्मल का भी स्लोप नहीं मिल गया? क्या मेरे को वो पॉइंट ही नहीं मिल गया? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे, मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट है h, k। जब नहीं पता होता तो h, k ले लेते हैं। ठीक है, h, k इज द पॉइंट। ऑल राइट। अब इसमें इसके बाद क्या दे रखा था? हाँ, यहाँ पे अब क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, ये जो लाइन है, गिवन लाइन है, ये लाइन क्या है? 4y = 3x - 7। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज y = 3/4x - 7/4। अब यार काफ़ी बच्चे बोलते हैं यार हमें स्लोप का फॉर्मूला याद नहीं रहता, -a/b या -b/a, वो सब करना ही नहीं है। हमेशा ऐसे लिखा करो और y = mx + c की फॉर्म में लिख दिया करो ताकि m आ जाए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, स्लोप आ गया 3/4। किसका? इसका स्लोप है 3/4, तो टेंजेंट का स्लोप भी हो जाएगा 3/4। और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? निकालने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, बट नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -4/3, क्योंकि -1/m। ये सब स्ट्रेट लाइन्स में तुम्हें आना चाहिए। ऑल राइट। अब इसके बाद मुझे यार क्या रिलेशन दे रखा है? बट टेंजेंट का स्लोप आ गया ना हमारा 3/4, यस। तो m = 3/4 आ गया। ऑल्सो y = x + 1/x, y डैश या फिर dy/dx कितना हो जाएगा? 1 - 1/x²। बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वॉट? एट सम पॉइंट h, k, जिसमें मेरे को आंसर 3/4 मिल रहा है अपना, राइट? तो लगा दो। तो एट h, k द स्लोप dy/dx एट योर पॉइंट दैट यू डोंट नो अभी तक, तो वो हो जाएगा 1/1 - h² इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे लगा दो 3/4। यहाँ से h² की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल बेशक आ जाएगी। 1/h² कितना आ जाएगा? 1 - 3/4 यानी कि 1/4, h² 4 आ गया। यहाँ से h मेरे को 2 वैल्यू मिल गई, +-2, जिसमें से h की एक ही वैल्यू मैं लेने वाला हूँ 2। तुम बोलोगे कैसे? भाई साहब, इस कर्व में x ग्रेटर देन 0 है, तो x की जगह ही तो h था, वो पॉइंट नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। h2 आ गया बस, तो एक ही आंसर हो सकता है। मैं k निकालूंगा भी नहीं। क्यों? ये देखो, बाकी ऑप्शंस का x कोऑर्डिनेट ही अलग है, इसमें +-2 है, गलत हो जाता। यही तो बच्चे यही तो टिक मार देते हैं, नहीं ये दे रखा है ना, तो ये सही हो सकता है। k भी निकल जाएगा क्योंकि h, k, नाउ h, k लाइज ऑन दिस कर्व, दैट इज कि सेटिस्फाई भी करेगा, तो k = h1 + 1/h। तो अगर मेरा h2 है तो k की वैल्यू 2 + 1/2 5/2, तो a करेक्ट ही होना था। सॉल्व करते गाइस 10वां क्वेश्चन फटाक से। साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है जहां mod x इज लेस दैन 1। ये ऐसी कंडीशन दे देते ताकि डोमेन सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे वैल्यूज मतलब कैसे निकाली जाती है? तुम पता है क्या करा करो, तुम इसको ऐसे लिख दिया करो, साइन ऑफ, काफ़ी तरीके हैं वैसे तो निकालने के, ठीक है, बट इसको तुम ऐसे लिख दिया करो कि साइन ऑफ फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x, मान लेते हैं मेरा y के बराबर है, तो मुझे एट दी एंड y निकालना है। ठीक है, यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स y मेरा tan इनवर्स x है? ऑफ कोर्स, अगर साइन ऑफ एनीथिंग थीटा है, जैसे साइन थीटा कुछ है, जैसे मान लो यार, ये तो बहुत ही बेसिक बात है ना, अगर ऐसा सीन दे रखा है, इसका मतलब साइन इनवर्स b मेरा a होगा।
अल्फा, तो ये सब तो हम जानते ही है, ठीक है, ये तो इन्वर्स ट्रिगो के बेसिक्स है, इन जनरल इन्वर्स फंक्शन के बेसिक्स है। तो मुझे एक बात बताओ, अब बस मेरे को tan इन्वर्स x को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करें? मान लेते हैं कि यहाँ पे tan इन्वर्स x मेरा है थीटा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि tan थीटा इसके रिवर्स लेके x है। अब ट्राइंगल मेथड बनाओ, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया 1 + x² का अंडर रूट, राइट। यहाँ से साइन थीटा कितना होगा बताओ ज़रा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा ये अपॉन ये, ऑल राइट। तो थीटा कितना हो गया? मैं थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो बस ये tan इनवर्स x थीटा था ना, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स y की वैल्यू है थीटा, यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन 1 + x²। कूल, राइट। तो क्लियरली यार ऑफ कोर्स मेरा y की वैल्यू यही होगी जो ऑप्शन में दे भी रखा है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x 0 से लेकर 12 तक जा रहा है, यानी कि x 0 1 2 3 4 अप टू 12 है, गिवन बाय रिलेशन a, b सच दैट a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन 1 एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है, देन द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, ठीक है, वो एलिमेंट निकालना है हमें, बेसिकली इसका मतलब ये है। देन ये जो होता है ना, देखो अगर मैं कभी भी कहता हूँ ये रिलेशन फंक्शन में, इसका मतलब होता है द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? जिसके साथ अगर 1 को मैं पेयर कर दूं तो वो रिलेशन में सेटिस्फाई करे। क्या मतलब भैया? पहली बात तो यार ये जान लो कि जो सेट ए है वो तो यार मेरा ये है, ये तो तुम्हें पता है ना यार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब 1 को मैं किसके साथ पेयर करूं? क्योंकि देखो रिलेशन इन ए क्या होता है, ए क्रॉस ए करूंगा मैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसका ऐसा सबसेट जो ये चीज़ फॉलो करे। तो इसका मतलब a, b उसमें से a हमें 1 दे रखा है, ये समझ लो, इनमें से एक एलिमेंट 1 दे रखा है, ठीक है। अब उनमें से दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है? सच दैट a - b मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए उसका मॉड। तो ऑफकोर्स पहला आंसर मेरे को यहाँ से सही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं पहला एलिमेंट a उठाऊँ पूरी क्लास, तो 1 - 1 कितना हो जाता है? 0, ठीक है। 0 इज डिविजिबल, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होता है, -4 0 4 अगर ऐसे चलते, 0 हर चीज़ का मल्टीपल है। 5 को देखते हैं, तो a मेरे को पहले से पता है, a को मैं 1 मानूंगा, तो 1 - 5 का मॉड हो जाएगा 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, और 1 - 9 भी हो जाएगा 8, जो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 लेता हूँ दूसरे एलिमेंट को, तो 1 - 0 यानी कि 1 4 का मल्टीपल नहीं है, पूरा ए सेट नहीं है बिल्कुल भी, ये तो गलती हो जाएगा, काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाएगा, और नल सेट भी नहीं है। ए इज़ द परफेक्ट आंसर। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। ये बहुत बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या फिर ये एग्जाम्पलर का है, बहुत सिंपल है, करते हैं जल्दी से। इफ ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई, ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स मुझसे पूछा गया है। तो इसको यार तुम एक तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे लो, इसको चेन रूल मत लगाना, तुम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, ई एक्स प्लस ई वाई, मर्जी है वैसे तुम्हारी, इसको ई एक्स इंटू ई वाई लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब इसको क्या कहते हैं, वो कर लो तुम, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, ई एक्स की डिफरेंशिएशन सेम रहती है, ई वाई की डिफरेंशिएशन सेम रहेगी, बट यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा। सिमिलरली इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ई एक्स इंटू ई वाई की डिफरेंशिएशन ई वाई रहती है, पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, और अगर मैं ई वाई को कॉन्स्टेंट लूँगा तो ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहती है। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है ई एक्स यहाँ से? ये सब नहीं नहीं नहीं। अब एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आके अगर मैं डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है यार? सिर्फ ई वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई माइनस ई एक्स, ऑल राइट। तो निकल गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें ना मैच कराने में थोड़ा इशू हो सकता है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, सिर्फ मैच कराने में इशू हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बहुत तरीक़ों से लिख सकता हूँ। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मेरा आंसर तो कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर मैं ऊपर से ई एक्स को कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा ई वाई माइनस 1, ठीक है, और अगर मैं नीचे से ई वाई को कॉमन लूँ, ठीक है, नीचे से ई वाई को कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस ई एक्स, ठीक है। बट ऐसा आंसर तो कहीं है ही नहीं, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है ई एक्स माइनस वाई, बट फिर इसका क्या? तो यहाँ पे यार तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मैच करा के देखनी पड़ती है, और अलग अलग चीज़ें, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे को ये चीज़ जो ई एक्स प्लस वाई है इसको तोड़ना नहीं चाहिए था यहाँ पे ई एक्स इंटू ई वाई की फॉर्म में। क्यों? यहाँ देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ई एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स, ऑफकोर्स ये चीज़ तो यही थी,
अब एक बात बताओ, ई एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स कितना होगा? इस इक्वेशन को देखो, ई एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स, तो सिर्फ ई वाई बचेगा, तो इसकी जगह मैं सिर्फ ई वाई भी लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां को भी एक काम करते हैं हम, इसको सबसे पहले तो चेंज कर देते हैं वापस से इस फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स इंटू, इसको ऐसा करो डिनोमिनेटर में ले जाओ, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स, और डिनोमिनेटर में ई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई वापस से। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऊपर की जो एक्सप्रेशन है वो तो क्या है, दिस माइनस दिस, यानी कि सिर्फ ई वाई, और नीचे का एक्सप्रेशन भी वही तो है, ई वाई माइनस ये तो माइनस ई एक्स हो जाएगा। ये देखो ई एक्स प्लस ई वाई, बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ यार, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब ये माइनस ई एक्स हो जाएगा, इसको उधर ले गया मैं तो माइनस ई एक्स, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ माइनस ई वाई माइनस एक्स, ये ऑप्शन दे रखा होगा ये रहा। तो कभी कभी यार कुछ कई कई बार थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है कंप्यूट करने में या सॉल्व करने में। अगर ज़्यादा इशू आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डी वाई बाई डी एक्स एट सम पॉइंट निकाल सकते हो और फिर सारी वैल्यूज़ मैच कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे वो गंदा सा आंसर आया था ना दूसरा, तुम एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 निकालो, ठीक है, फिर आंसर चेक करो कि जो आया है तुम्हारा उसमें क्या आ रहा है और फिर चारों ऑप्शन में, बट दैट इज टाइम टेकिंग। सॉल्व करते हैं यार अपना 13th क्वेश्चन अब यहाँ पे। गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n and m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C सच दैट C इज इक्वल टू 5a प्लस 3b। पहली बात, दो मैट्रिसेस ऐड कब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। दूसरी बात, अगर A का ऑर्डर है, अगर A का ऑर्डर जो है, A's ऑर्डर है 3 क्रॉस n, तो 5a का भी ऑर्डर उतना ही होगा, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर B का ऑर्डर मेरा m क्रॉस 5 है, तो उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3b का ऑर्डर भी m क्रॉस 5 ही होगा। दूसरी बात, अगर 5a और 3b को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इनका ऑर्डर मस्ट बी सेम, 3 क्रॉस n शुड बी इक्वल टू m क्रॉस 5, दैट इज 3 और m बराबर होने चाहिए और n और 5 बराबर, दोनों ही मेरे m3 होगा n 5। बेसिकली द ऑर्डर ऑफ C मस्ट बी इक्वल टू 3 यानी कि m क्रॉस n यानी कि 3 क्रॉस 5, ताकि वो ऐड हो भी पाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला 14th क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखो y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। वैसे तो आंसर साफ साफ दिख रहा है मेरे को, माइनस y आएगा, बट फिर भी देखते हैं एक बार। अब y डैश कितना आ जाएगा मेरा, बताओ, यानी कि डैश छोड़ो ना यार, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो माइनस 5 sin x, सबको पता है cos x की डिफरेंशिएशन, सबको पता है sin x की डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, वापस से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को यहाँ से, माइनस 5 cos x हो जाएगा, फिर प्लस 3 sin x हो जाएगा, जिसमें से मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो मेरे को मिलेगा 5 cos x माइनस 3 sin x विच इज़ नथिंग बट y, तो माइनस 5, करेक्ट। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना 15th क्वेश्चन। 15th में क्या दे रखा है, फॉर दिस मैट्रिक्स 2 5 माइनस 11 7 एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो पहली बात यार, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे, कभी भी कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो कोई मैट्रिक्स अगर मान लो ये है A11 A12 A21 A22, स्क्वायर मैट्रिक्स दो वाला बता रहा हूँ, तो या फिर 3 वाला भी अगर ले लेंगे, तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसी का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है यार, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 21 एंड कैपिटल A22, यानी कि जिसमें कैपिटल ए क्या है, इस एलिमेंट का को फैक्टर, ये को फैक्टर माइनर सब कुछ तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। बट 2 क्रॉस 2 में तो क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात होती है, तुम्हें कंप्यूट ही नहीं करना होता। 2 क्रॉस 2 में अगर मैं इसका को फैक्टर ले लूँ, अगर ये वाली मैट्रिक्स है, अगर मेरा ए, ठीक है, ये A11 A22 है, तो पहले को फैक्टर लेना होता है, फिर ट्रांसपोज लेना होता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि ए का को फैक्टर कितना आएगा डी, फिर बी का को फैक्टर माइनस सी का को फैक्टर माइनस बी एंड डी का को फैक्टर ए। तो दिस इज योर मैट्रिक्स। अब इसका तुम्हें लेना होता है ट्रांसपोज, ठीक है, इस चीज़ का ट्रांसपोज लेना होता है ताकि वो एडजॉइंट ए निकले, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज डी माइनस सी माइनस बी ए, समझ रहे हो, ये आ गया एडजॉइंट है। तो अगर हमारा इसी की जगह ये होता कोई मैट्रिक्स जो दे रखा है, अगर मैट्रिक्स है 2 5 माइनस 11 7, तो सबसे पहले तो इसकी एलिमेंट्स की जगह को फैक्टर लगा दो, तो 2 का को फैक्टर है 7, 5 का को फैक्टर है माइनस ऑफ माइनस 11 यानी कि प्लस 11, माइनस 11 का को फैक्टर है माइनस 5 और 7 का को फैक्टर है 2।
अब इसका भी हमें ट्रांसपोज लेना है यार, इसका हमें क्या लेना है यहाँ पे, इसका भी ट्रांसपोज लेना है हमें। तो कितना हो जाएगा ट्रांसपोज का मतलब 7 5 ऐसे रख देंगे हम, ठीक है, और रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, 11 और 2 ऐसे रख देंगे। तो क्या है, सही आंसर नहीं आया? दिस इज, ध्यान रखना, दिस इज एडजॉइंट ए, दिस इज अगर ए, मुझसे पूछा गया है एडजॉइंट ए का भी ट्रांसपोज, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका अगर मैं एडजॉइंट ए का वापस से ट्रांसपोज ले लूँ तो कितना आ जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी। देखो 7 - 5 11 2, जो तो हमें पहले स्टेप में मिला था आंसर, क्योंकि वापस ट्रांसपोज ले रहा हूँ, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लेके वापस ले लेते हो तो वही चीज़ मिल जाती है। दिस इज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ऑल राइट। तो ऐसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, कोफैक्टर ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो दिस इज जो हमारा आंसर है, ट्रांसपोज को ऐसे भी कहते हैं, 7 11 - 5 2, तो 7 11 - 5 2, सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² / 9 + y² / 16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y एक्सिस आर। क्या तुम इसमें dy/dx को जीरो करोगे या dx/dy को? पहली बात तो यार ये हमारा एलिप्स है, तो कुछ ऐसी शेप बनेगी इसकी, राइट, जो भी है। x² / 9 है तो एक्चुअली वर्टिकल एलिप्स बनेगा, जिसमें ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है -3, ये पॉइंट है 4। अगर कोनिक सेक्शन कर रखा है तो आता है, नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, 11th में पढ़ाया था, वैसे आना चाहिए तुम्हें। ऑल राइट, टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस, ये है वो टेंजेंट, यही वो दो टेंजेंट है। क्या तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी? पहली बात तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब m मेरा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि m इज नॉट डिफाइंड, 1/m 0, राइट। तो इसका मतलब dx/dy जब मेरा 0 होता है तो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, और dx/dy 0, जब dy/dx 0 होता है यानी कि x एक्सिस से पैरेलल है। तो यहाँ पे तुम वैसे भी निकाल सकते थे dx/dy, फिर 0 पुट कर सकते थे, बट क्यों टाइम वेस्ट करना, तुम्हें पता है यही वो टेंजेंट है। तो पहला टेंजेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, x = 3, ये इक्वेशन, और x = -3। और मुझसे पॉइंट पूछे गए थे तो 3, 0 -3, 0, तो +-3, 0। सिंपल क्वेश्चन। अगर नहीं भी हो रहा तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट्स हैं हमारे h, k टाइप के जो भी पॉइंट्स हैं, अपना कर्व उठाओ, उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर मैं x² / 9 + y² / 16 को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दूँ, 2x/9 + 2y y'/16 = 0। यहाँ से y' की वैल्यू यानी कि dy/dx की बेसिकली वैल्यू y' लिख देते हैं, कितनी आ जाएगी, वहाँ -x/9, ठीक है, इंटू 16/y। तो ये तो हमारा है dy/dx, सॉरी, हमारा dx/dy कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि वो हो गया मेरा 9y/16x, माइनस में इसको 0 पुट कर दो, तो y बेसिकली 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। उसको इस इक्वेशन में डाल दो, x की वैल्यूज आ जाएगी, x² / 9 = 1, x = +-3 और y 0, तो यही दो पॉइंट्स आ गए, सिंपल। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। अब गिवन दैट a = aij, अगेन वैसा टाइप का क्वेश्चन है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बेसिकली मेरे को a मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑल राइट, फिर मुझे दे रखा है इसका डिटर्मिनेंट जो है, अगर मैं निकालूं तो उसका आंसर -7 आता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ समेशन 1 से लेकर 3, अब ये ऐसे कुछ बच्चे डर जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समेशन 1 से लेकर 3 a12 कैपिटल A12, बेसिकली मुझसे पूछा क्या गया है, समेशन का मतलब पहले i की वैल्यू 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो। तो मुझे निकालना है a, i की जगह 1 डाल दो, तो a12 कैपिटल A12 प्लस a22 कैपिटल A22 प्लस a33 कैपिटल A33, 32, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, 1 2 2 2 3 2, और यहाँ भी 3 2 है, कैपिटल A32, क्योंकि सेकंड चीज़ तो मेरी कांस्टेंट है 2 है। तो ये निकालना है। क्या ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है? क्या होता है कैपिटल A, ये जो हमारी मैट्रिक्स है A11 का जो हमारा कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, कैपिटल A11, किसी भी स्मॉल इसका। तो अगर मैं बोलूँ A12 A22 A32, तो क्या वो मेरे ये वाले एलिमेंट नहीं दिख रहे तुम्हें, A12 A22 A32? एक डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, किसी भी रो या कॉलम से। तो अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है देखते हैं एक बार। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी ये भी लिख सकते हैं हम, A12 से शुरू कर सकते हैं हम, तो A12 इंटू इसका
को फैक्टर, यानी कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही है यार, है ना? तो इसका को फैक्टर होता है A12। तुम्हें यहाँ साइन की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो को फैक्टर है ऑलरेडी, कि माइनस लगाना है प्लस, वो उसमें देखा जाता है, ठीक है। प्लस सेकेंड लो A22, उसका को फैक्टर, फिर थर्ड लो A32, फिर उसका को फैक्टर। यही तो है मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और कुछ नहीं पूछा गया था। तो इसका आंसर -7 है, ठीक है। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट 18th क्वेश्चन को फटाक से। अगर y log cos x है, log cos ex, देन dy by dx। फट्टू चेन रूल का क्वेश्चन, dy by dx इज इक्वल टू log x की डिफ्रेंसिएशन, फिर इसके बाद कितना, cos x की डिफ्रेंसिएशन, फिर उसके बाद ex की डिफ्रेंसिएशन। तो ये कितना आ गया, -ex साइन अपॉन कॉस tan ex। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस, एक लाइन। सॉल्व करते हैं अपना 19th क्वेश्चन। एलपीपी का क्वेश्चन आ गया, पर एलपीपी इस बार कुछ है ही नहीं, तो हम कर ही लेते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन, ये हमारा शेडेड रीजन सबको दे रखा है, इक्वेशन का नाम, पॉइंट सब दे रखा है, मुझे फिजिबल रीजन भी दे रखा है। मुझे निकालना है कि कौन से पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो अब यहाँ दे रखा है 3x + sin y, वो मेरा मैक्सिमम होगा। क्या बी पॉइंट पे, क्या सी पॉइंट पे, क्या डी पॉइंट पे, या ए पॉइंट पे, या एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी पे, ये देखना है। तो कैसे करें, कैसे करें इसको? पॉइंट डाल के देख लो ना, खत्म हो जाएगा। पहली बात तो पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 5,5। इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करो, बी पे कितना आ जाएगा, 3 × 5 + 9 × 5 कितना हो जाएगा, 9 × 3, 9 + 3 × 5, 12 × 5 60। पहला आंसर आ गया, इसको यहीं रखो। पॉइंट सी क्या है, 15,15। ऑफ कोर्स इस पे तो ज़्यादा ही आंसर आएगा। इस पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा कितना, 3 × 15 + 9 × 15 यानी कि 12 × 15 यानी कि 150, नहीं एक सेकेंड ये हो जाएगा कितना, 12 × 15 180, ठीक है, ये ज़्यादा है। अब पॉइंट डी देखते हैं, 0,20। तो इस पे क्या आंसर आएगा, z = 3 × 0 + 9 × 20, ये भी 180 आ रहा है। तो क्या मुझे अगला ऑप्शन सोचने की भी ज़रूरत है कि वो सही होगा या नहीं होगा? सही होगा। ये बोर्ड्स है, जेई एडवांस छोड़ना है, यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर है, एक ही आंसर है सबका करेक्ट, तो डी आंसर सही हो गया। क्यों? जब दो आंसर ये सेम आ रहे हैं, इस पे भी, तो प्रॉबेबली इस लाइन पे ही मेरा आंसर सेम ही आएगा, और कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है ना। और ऑल्सो ऐसा कैसा देखते हैं कि पूरी लाइन पे आंसर सेम आ रहा है? ज़रा एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? बहुत ही बेहतरीन, x + 3y = 60, और सबको 3 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 3x + 9y = 180 भी कह सकते हैं हम इस लाइन की इक्वेशन। तो इसका मतलब ये जो लाइन है पूरी, उसमें हर वक्त 3x और 9y अगर तुम करोगे तो 180 आंसर मिलेगा। ये रहा 180 ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा था, लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 20th, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = 2 cos x + x इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। कभी भी क्लोज इंटरवल दे रखा हो, इसका मतलब ये है, कभी भी तुम्हें ये वर्ड क्लोज्ड इंटरवल दे रखा हो, क्लोज्ड इंटरवल दे रखा हो, इसका मतलब ये है, बात की गई है ग्लोबल मैक्सिमा / मिनिमा की, ग्लोबल की बात की गई है, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, पहले इसका हम लोकल मैक्सिमा भी निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो पहला काम, फंक्शन 2 cos x + x, मतलब इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे हम, ये नहीं देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा है, सब कुछ ही देख लेंगे वैसे तो। अब मुझे बताओ f' कितना होगा, -2 sin x + 1, इसको 0 पुट कर दो, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, π/6। और भी वैल्यूज हो सकती है, नहीं, इंटरवल 0 to π/2 ही दे रखा है, 0 to 90 में sin 30 ही होता है 1/2। तो दिस इज योर ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, जो भी वैल्यू आ रही है, एक ही स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है यहाँ से। ऑल राइट, तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ तुम सब जानते हो, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट। सबसे पहले हमारा फंक्शन एट, जो हमारा लेफ्ट हैंड पॉइंट है, फंक्शन एट 0, फिर फंक्शन एट π/2, और जो भी तुम्हारे फंक्शन एट c या फिर π/6 ले लेंगे हम, जो भी स्टेशनरी पॉइंट आया, इसमें से जो भी लीस्ट वैल्यू है वो तुम्हारी लीस्ट वैल्यू है। f(0) क्या है, x की जगह 0 डाल दो, तो 2 cos 0 यानी कि 2। f(π/2) क्या है, π/2,
तो हमारी वैल्यूज़ कौन सी आ गई, 2 π/2 और π/6 पे क्या आंसर आ रहा है ये भी देखना है तुम्हें। x = π/6 पे आंसर नहीं देखा हमने, फंक्शन की वैल्यू नहीं देखी। f ऑफ π/6 क्या आएगा, 2 cos 30, तो 2√3/2 प्लस कितना π/6, हाँ, तो दिस इज √3 + π/6। इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, पहले तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए π/2 होता है 1.57, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1.57 एंड दिस वैल्यू इज ऑफ कोर्स √3 से ज़्यादा है, तो √3 कितना हुआ मेरा 1.7 प्लस समथिंग, बट हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो यही मिनिमम वैल्यू है π/2, तो हमारा आंसर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्लोबल मिनिमम। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस विच इज 21st। द फंक्शन f R2R डिफाइंड एज fx = x³ इज, क्या है ये 1 है, ये 1 ऑन नहीं है, 1 है, ऑन 2 है, क्या है 1 फंक्शन। यार ये तो कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि हमारा ये है जो 1 फंक्शन है, ये सबको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा x³ का ग्राफ, सीधा जा रहा होता है बिना रुके, बिना टर्न मारे, बिना ऑन टू है, 1 ऑन टू है, तो 1 ऑन टू। और सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, सीधी सी बात होती है, f' निकालो, वो आ जाएगा 3x² विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम बोलोगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम बाकी चीज़ें भी देखो ना, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। ग्रेटर दैन इक्वल टू में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन f' 0 हो रहा है। अब ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, सीधा 1 हो गया, ऑन टू भी है ही, क्यों, R2R सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना 22nd क्वेश्चन। अगर x है a sec थीटा, y है b tan थीटा, देन d² y/dx² एट थीटा = π/6 कितना होगा। ये हमारा हाइपरबोला का ग्राफ है, बट एनीवेज ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म है, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx/d थीटा, वो कितना हो जाएगा, सेक की डिफ्रेंसिएशन, तो a sec थीटा tan थीटा। फिर हम निकालेंगे dy/d थीटा, वो हो जाएगा b sec² थीटा। फिर हम निकालेंगे dy/dx, जो कि होता है dy/d थीटा पैरामेट्रिक में, और dx/d थीटा डिवाइड कर दो बस, तो आ गया b sec² थीटा बाय a sec थीटा tan थीटा, यानी कि आ गया b/a sec थीटा बाय tan थीटा। इसको क्या फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 1/sec थीटा, हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, इसको तुम ऐसे लिख दो b/a, यहाँ पे b/a, sec को लिख सकते हो 1/cos थीटा, और tan को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आंसर सिर्फ आ गया b/a sin थीटा या फिर b cosec थीटा अपॉन a। ये तो सिर्फ है dy/dx, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। भाई डबल डेरिवेटिव कैसे निकाले, ऐसे निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। अगर मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो वो तुम सब जानते हो कि d/dx ऑफ dy/dx होता है, तो दिस इज d/dx ऑफ dy/dx आ गया था मेरा b/a sin थीटा, तो b/a तो कांस्टेंट है। अब ये थीटा की टर्म्स में है तो चेन रूल लगेगा, हाँ, तो तुम इसमें ऐसे कर सकते हो d/d थीटा ऑफ, एक तो b/a को बाहर निकालो, 1/sin थीटा, या फिर cosec² थीटा लिख दो यहाँ पे, cosec थीटा sin थीटा को, ठीक है, ये करना है मुझे, इंटू d θ/dx चेन रूल से। d θ/dx कितना होता है, dx/d थीटा का रिवर्स, और वो हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना आ गया b/a, कोसेक की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, कोसेक कॉट, कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस में अब d θ/dx कितना होगा, डिवाइड कर लो dx/d थीटा से, जो कि आ गया था ये रहा a sec थीटा tan थीटा, तो a sec थीटा tan थीटा। तो इसको भी तुम तो रिवर्स में लेके जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आंसर देखो, आंसर मेरा है -b/a², सब में देखो b/a² तो है ही ऑप्शन में, तो इसमें नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है, यहाँ सिर्फ b/a है, ठीक है। एलिमिनेशन ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो यार, कोसेक स्क्वायर हो गया सेक ऊपर जाके और टैन ऊपर जाके, तो ये कितना आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो बस π/6 भर दो। कोसेक π/6 क्या होता है, साइन π/6 क्या होता है, पहले तो ये बताओ। इसको उल्टा लिख देते हैं, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 साइन 30, तो कोसेक π/6 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर हो गया 4, तो -b/a² इंटू 4। कॉट स्क्वायर π/6 क्या होता है, कॉट 30 कितना होता है यार, 1/√3, उसको स्क्वायर कर दो 1/3, तो ये आ गया -4b/3a²। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है कहीं पे भी, या 3 का भी यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ज़रा देखते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे गाइस एक हल्की सी मिस्टेक कर दी मैंने, क्या,
मैंने सेक थीटा को 1 कोसेक थीटा ले लिया और मल्टीप्लाई करके यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा कर दिया। ऐसा थोड़ा ना होता है, वो तो 1/cos होता है। तो सिर्फ इसको शांति से रखते हैं और इसकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मुझे चाहिए -b/a², ठीक है, कोसेक 30, ठीक है, फिर cot 30, ठीक है, cot 30, फिर हमारा आ जाएगा sec 30, फिर tan 30। अब मुझे बताओ -b/a² कोसेक 30 कितना होता है, हमने यहाँ निकाला था 2, cot 30 कितना होता है, हमने अभी निकाला था 1/√3, आई मीन 1/√3 नहीं होता, √3 होता है। tan 30 1/√3 होता है। अगेन यहाँ पे tan 30 1/√3 आ गया। और sec 30 कितना हो गया, कोसेक 30 cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3, तो 2/√3 ऊपर जाके, तो एट द एंड हमारा आंसर कितना है, एक तो ये कैंसिल आउट यहाँ से हुआ नहीं, 3 बन गया, ऊपर जाके बन गया 3√3, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -3√3b/a², यानी कि a इज़ द करेक्ट आंसर। मेथड तो बता ही दिया, बाकी तो सॉल्व ही करना था बस। तो गाइज अब सॉल्व करते हैं अपना 23rd क्वेश्चन। ये एक LPP का क्वेश्चन है वापस से, और ज़्यादा ईजी है। मुझे दे रखा है ये एक ग्राफ है जिसमें कॉर्नर पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं मुझे, फीजिबल LPP रीजन भी है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 2x + -3y विल बी मिनिमम एट। अब हर ऑप्शन पे निकाल के देख लेते हैं यार। पहली बात तो क्या तुम्हें इन पॉइंट्स पे सब पे निकालना है? नहीं, ऑप्शंस पे ही निकाल लो। तो ए ऑप्शन पे निकालते हैं। हमारा z यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x - 3y, यानी कि नेगेटिव में ही आ रहा है। कितना हो जाएगा, 8 - 30, यानी कि -22। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, 6,8। यहाँ पे हमारा z कितना होगा, 2 × 6 - 3 × 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 - 24, तो -12। अभी तक हमारा a ही मिनिमम वैल्यू है। अब इसके बाद अगर सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो z = 2x, फिर -3 8, तो कितना हो जाएगा, -24 हो गया यहाँ पे आंसर, और भी कम आ गया, ध्यान देना इस बात को। फिर डी ऑप्शन कितना हो जाएगा यार हमारा, डी ऑप्शन में हमारा 6,5 डालना है हमें, तो z = 2 × 6 - 3 × 5, डेफिनेटली मिनिमम तो नहीं आ रहा, 12 - 15 - 3, तो लोएस्ट वैल्यू हमें -24 मिल रही है। किस पॉइंट पे, 0,8। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चुटकी वाला क्वेश्चन था, तो कितना सिंपल था। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना 24th क्वेश्चन। द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x × 1 - x² विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, मतलब कि d ऑफ साइन इनवर्स 2x 1 - x² विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, d ऑफ साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो पहली बात तो यार, क्या हमें डायरेक्टली शुरू हो जाना है? एक तरीका तो ये, इसको हम ये लिख सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू डी ऑफ, यहाँ पे तुम लिखोगे साइन इनवर्स जो भी ये चीज़ थी यार, यहाँ पे 2x 1 - x² डिवाइड बाई डी एक्स, ये तो कर ही सकते हो तुम, डिवाइडेड बाय डी साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स, ये भी कर सकते हो। बट इसको ढंग से जल्दी से अभी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ी बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे काम आएगी तुम्हारे। तुम यहाँ पे एक बात बताओ, मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन में x को पुट कर दो साइन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 - x² होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होता है 2 थीटा, और थीटा कितना है मेरा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो 2 थीटा हो गया 2 साइन इनवर्स x। बेसिकली ये एंटायर एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ये मेरा क्या है, 2 साइन इनवर्स x। तो मुझे निकालना क्या है, d 2 साइन इनवर्स x बाई डी एक्स अपॉन डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इस 2 को बाहर ले आओ और इसको कैंसिल आउट कर दो, सेम डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ गया 2। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दे रखा है मुझे 25th। अगर a है मेरा 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2, b है 2 2 - 4 ये, देन ऑप्शन दे रखे a इनवर्स b के बराबर है, a इनवर्स 6 भी है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना प्लीज, तुम्हें a इनवर्स निकालना नहीं है। मैं वापस बताता हूँ, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन दे ही ऐसे रखे कि इनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऑप्शन ये दे रखे ना कि a इनवर्स b है। a इनवर्स b कब होता है, जब b उसका इन्वर्स हो। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ए बी अगर मेरा आए है, एक बात बताओ, अगर ए बी मेरा कुछ आए है तो आपस में इन्वर्स है दोनों। अगर प्रोडक्ट आए, एक बार दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, इन्वर्स से निकालना आसान काम है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी क्या मैट्रिक्स आएगी बताओ, पहला 1 1 0 2 4 2, तो कितना आ जाएगा 1 × 2 2, क्या कहते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं ना यार, 2 + 4
प्लस 0 यानी कि 6, पहला एलिमेंट 6 आ गया। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं यार, तो 1 -1 0 और 2 2 -4, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर जो करो -2 आ जाएगा, और 0 करोगे तो पहला दूसरा एलिमेंट भी मेरा 0, तीसरा भी 0 ही आएगा। करके देख लो चाहे तो, ये को इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × -4 -4, -1 × -4 +4, 4 -4 कितना आ गया 0 + 0। तुम चाहे तो सॉल्व करके देखो इसको, अगला एलिमेंट भी यही आएगा और अगली रो आएगी ये, तुम सॉल्व करके देख लो चाहे तो 100% यही होगा। चलो इसका देख लेते हैं, ये देखो ये कैसा आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो देखो 2 × 2 4, 3 × 2 +6, फिर 1 × -1 -1 कितना आ गया बताओ, या फिर सॉरी +4 × -1 -4, तो आंसर आ गया 6। सिमिलरली ये भी 6 ही आएगा, ये 6 ही आना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में स्केलर का आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन ही आना है। ऑल राइट, ऐसा क्यों, ये तो 6 आई हो गया, ये इसलिए क्योंकि अब अगर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ आगे, या बी इनवर्स, ए बी इनवर्स, तो ये हो जाएगा 6i बी इनवर्स, यानी कि ये तो हो गया 1, तो ए आई, ये हो गया सिर्फ बी इनवर्स 6 बी इनवर्स, यानी कि ए है मेरा 6 बी इनवर्स, ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ए इनवर्स में ऑप्शन दे रखे थे, ये रहा डी ऑप्शन, देखो ए = 6 को इधर लेके जाओ, सही आ जाएगा आंसर। ऑल राइट, तुम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें पता है कि ए बी मेरा 6 आई है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए इनवर्स ए बी = 6i ए इनवर्स, या फिर आई इनवर्स को आगे रखो, एक ही बात है सब, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये हो गया आई बी, यानी कि b = 6 कितना, ओ एक्चुअली हाँ आई था 6i ए इनवर्स, तो b = 6 ए इनवर्स, यहाँ से भी सेम आंसर आया, सेम ही आंसर, अच्छा नहीं यहाँ पे आ रहा है b आ रहा है मेरा 6 ए इनवर्स, ओके क्या ये ट्रू है, b = 6 ए इनवर्स, बट ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, ए इनवर्स 1/6 बी होगा, हाँ तो देखो ये गलत है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है बिल्कुल, तो यही करेक्ट होगा हमारा, b = 6 ए इनवर्स, या फिर ये, और ये ऑप्शन मुझे हाथ में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखोगे यहाँ ए इनवर्स दे रखा है 6b, ए इनवर्स = 1/6 बी आ रहा है, इससे ये चीज़ सही है, ये गलत है। ऑल राइट, हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्व करते हैं अपना 26 क्वेश्चन, गाइस सॉल्व करते हैं अपना 26 क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है द रियल फंक्शन f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7s, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो f' से 2 मिनट का आंसर निकल जाएगा, एक्सरसाइज 6.2 का समान है, तो f' कितना आएगा 6x² - 6x - 36, आई एम वेरी सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट किया है ना। ऑल राइट, तो ये आ गया मेरा f' फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है f' ग्रेटर दैन 0, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6x² - x - 6, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6, यहाँ आ जाएगा मेरा x + 2 x - 3, हाँ ठीक है, इसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया f' को अपने, राइट। तो बस क्या करना है मुझे, इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर दैन 0 बना दो, डिक्रीजिंग के लिए लेस दैन 0 बना दो, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' लेस दैन 0 स्ट्रिक्टली, तो वेवी कर्व से सब हो जाएगा, सब मानते हैं बात, हाँ। तो मुझे बताओ f' ग्रेटर दैन 0 कब होगा, सबसे पहले = 0, -2 3, तो प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम सब जानते हैं, तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है मेरा फंक्शन और यहाँ नीचे कम हो रहा है मेरा फंक्शन, ठीक है, नेगेटिव वाला जो पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव सेलेक्ट करूँगा मैं, ये देखो इसी चीज़ में डिक्रीजिंग में मैं -2 3 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पार्ट से सेलेक्ट करूँगा, तो इंक्रीजिंग कब हो रहा है, -∞ से लेकर -2 तक, यूनियन 3 to ∞, एंड डिक्रीजिंग कब हो रहा है 2 से लेकर 3 तक, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है, चेक करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2, यूनियन नहीं लिखा पर यहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, नहीं गलत, दोनों ही सेम कैसे हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3, ये -2 है बाय द वे, हाँ सही है, आगे फिर भी देख लेते हैं ऑप्शंस को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to 3, नहीं गलत, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस यूनियन दिस, गलत, ये तो इंक्रीजिंग का फंक्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस अब करते हैं अपना 27th क्वेश्चन। 27th में क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है एक तो है, ठीक है, इसमें दे रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स 1 + cos x 1 - cos x 1 + cos x 1 - cos x वेयर x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 3π/2, इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ दे रखी है ये, जिससे पूरा क्वेश्चन ही पलट जाता है, ठीक है, यहाँ लगा दो स्टार, x पाई से लेकर 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पता है तुम्हें? ऑल साइन टैन कॉस ऐसे करके। यहाँ पे कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है और साइन थीटा भी नेगेटिव होता है, तो ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अब कुछ 11th के ट्रिको करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ये कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट? ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो रूट 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा? इसका रूट, जो कि तुम बच्चे बोलोगे यार रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट? नहीं, मॉड कॉस एक्स बाई 2। एक बात बताता हूँ तुम्हें, कभी मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का स्क्वायर, जैसे ये y है मान लो, अगर मैं कहता हूँ वाई स्क्वायर का अंडर रूट तो वो होता है मॉड y, फिर उसके बाद वो खुलता है मॉड में, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ मॉड रखना ज़रूरी था क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा -2 कॉस एक्स बाई 2। तुम बोलोगे भैया रूट से बाहर निकल के नेगेटिव आ गया, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्यों? ये नंबर अगर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो जो क्वांटिटी थी कॉस एक्स बाई 2 ये तो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब एक्स बाई 2 कितना होगा? एक यहाँ पे ज़रूरी बात है, एक्स क्योंकि मेरा पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है? अगर मेरा एक्स पाई से लेकर, बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 तक है, तो तुम जानते हो एक्स बाई 2 दोनों साइड डिवाइड कर दो, ये जाएगा पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 4, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट भी नहीं एक्चुअली, कितना है ये? हाँ 3 पाई बाई 4 तक जाएगा, जो भी है पाई बाई 2 से लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट का ही, पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं है लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, समझ लो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ है, ठीक है? पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक, ऑल राइट? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो मुझे बताओ ऐसे में मेरा कॉस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो कॉस एक्स बाई 2 इस हिसाब से, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 विल बी नेगेटिव। तो अगर ये ऑलरेडी एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव मॉड से बाहर निकल के एक माइनस साइन आ जाता है ताकि पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि दिस इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? समझ आ रहा है? ऑल राइट, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ वाली 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स का अंडर रूट कितना हो जाएगा? अगेन रूट 2 इंटू मॉड साइन एक्स बाई 2। अब साइन एक्स का क्या सीन है? क्योंकि मैं जानता हूँ एक्स बाई 2 मेरा पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 4 के बीच में लाया करता है, तो कॉस एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बट साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन थीटा बेसिकली ये एक्स बाई 2 लाया कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये बाहर जब आएगा तो नॉर्मली आएगा, ये ऐसे ही आएगा कि दिस इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स बाई 2। तो अब ये जो दोनों आंसर्स आए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ये, इनको भर दो यहाँ पे, तो हमें कितना मिलेगा? देखो यहाँ पे मेरा फाइनली बचेगा, मेरे को निकालना है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा था मेरा माइनस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर ये आ रहा था प्लस रूट 2 साइन एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम माइनस रूट 2। अब एक और पहले से माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही रूट 2, क्योंकि साइन एक्स तो पॉजिटिव में आया था। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? कुछ चीज़ें कॉमन लेने की कोशिश करो। रूट 2 को हटा दो सबसे पहले, तो फिर मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से tan इनवर्स मैंने ले लिया, cos x बाई 2 को कॉमन निकाल लो या माइनस cos x बाई 2 को कॉमन निकाल लो, एक ही बात है वैसे तो। अगर मैं माइनस cos x बाई 2 को कॉमन निकालता हूँ तो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 1, एक तो मैं रूट 2 हटा चुका हूँ पहले ईजिली, ठीक है? यहाँ से कितना बचेगा? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये जानबूझ कैसा बना रहा हूँ मैं, 1 माइनस एक्चुअली क्योंकि माइनस में निकाला है मैंने, तो 1 माइनस tan x बाई 2, प्लस भी निकाल सकते थे तुम, बाद में चेंज करना ही था। अब माइनस cos x बाई 2 यहाँ से कॉमन निकालते हो तो दोनों चीज़ें प्लस में हो जाएगी, 1 प्लस tan x बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट, ये कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। कैसे? यहाँ पे देखो tan, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 को तो मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 है इंटू tan x बाई 2। ये क्या है? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो इसके बाहर क्या था? tan इनवर्स था, ठीक है? कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan a माइनस b, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो tan पाई बाई 4 माइनस x बाय 2, तो ये कितना होता है? tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस x बाय 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर आएगा पहला। अगर तुम ये वाली चीज़ें नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे,
अंधाधुन अगर इसकी जगह भी पॉजिटिव लिख देते ना तो आंसर ही अलग आ जाता, आंसर कुछ और आ जाता। ठीक है, सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन जो कि है मेरा 28th क्वेश्चन। ठीक है, तो 28th क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन दैट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नॉन सिंगुलर का मतलब मैं पहले वाले क्वेश्चन करा चुका था कि डिटर्मिनेंट 0 ना आए, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, क्योंकि अगर सिंगुलर होगा तो 0 0 तो हो ही जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, देन वैल्यू ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट इज, क्या करें इसका। पहली बात, कभी भी ऐसा सीन होता है तो तुम ऐसे लिखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, अब ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए ब्रैकेट ले लो इज इक्वल टू 2 ए इनवर्स ए इनवर्स ए होता है आई, तो आई ए इज इक्वल टू 2i, तो ए इज इक्वल टू 2i, बस ऐसे करते हैं मैट्रिक्स की अलजेब्रा। ये सब ए की वैल्यू पता लग गई 2i, तो मुझसे 2a कितना आएगा, 2a आ जाएगा 4i, यानी कि 4 0 0 ऑर्डर 3 दे रखा है, एक ही बात है वैसे तो 0 4 0 0 0 4, एक बात तो नहीं है, बट हाँ ऑर्डर 3 दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3 ऑर्डर का हमारा जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो ऐसा बनता है, 4 टाइम्स कर दिया 4 आ गया। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना आएगा, देखो दैट विल बी इक्वल टू 4 लिया, बस एक ही लेना है, 4 × 4 - 0, यानी कि 4 का क्यूब, यानी कि 64, तो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है। सॉल्व करते हैं अपना 29th क्वेश्चन। अब द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन x प्लस कॉस x प्लस बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर, नो वैल्यू, यह हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मेरे को याद था बट सॉल्व ऐसे करना है तुम्हें। f डैश एक्स बी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, डिफरेंशिएट करो 1 - sin x आ गया, b का तो लेना देना ही नहीं है इस पर, क्या b 1 से बड़ा हो कुछ भी ना हो। एक बात बताओ यार, साइन थीटा की औकात कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, साइन x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो अगर हम यहाँ साइन x की बिल्कुल हद से हद -1 वैल्यू भी डाल दें, मतलब 1 वैल्यू भी डाल दें मैक्स वैल्यू, तो भी f डैश एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, 0 वैल्यू। बेसिकली f डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 0। ठीक है, ऑल्सो अब तुम मेरे को ये बोलोगे इसका ये मतलब है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि f डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये तो दिख ही रहा है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, साइन एक्स 1 से लेकर -1 से 1 ही जाता है, तो इसकी मैक्स वैल्यू भी डालोगे तो 1 - 1 0 आएगा, वरना तो पॉजिटिव ही आएगा। ऑल्सो अब तुम बोलोगे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कैसे देखें हम, पहली बात तो डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है हमारा, f डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो नो वैल्यू ऑफ बी। बट एनीवेज अगर तुम्हें ये बताना होता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या क्या कहते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन क्या है, तुम बोलोगे इंक्रीजिंग है क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर दैन नहीं आ रहा, नहीं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा होता है कि अगर f डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पहली बात तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, अगर f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि जब वो 0 हो रहा है तो अलग अलग पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, जब ये कब होता है, जब डिस्क्रीट पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स पे 0 हो रहा है फंक्शन, जैसे यहाँ पे ये 0 कब हो रहा है, सिर्फ x को अगर मैं π/2 डालता हूँ या 3π मतलब आगे वाली वैल्यूज डालता हूँ 5π/2, ये सब जब sin x 1 होता है, राइट, वो अलग अलग वैल्यूज पता है, कंटिन्यूस इंटरवल नहीं बनाता, अगर कंटिन्यूस इंटरवल बनाएगा तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। ये कब होता है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल पे अगर वो f डैश एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, ओके, एनीवेज सॉल्व करते हैं अपना 30th क्वेश्चन। लेट r बी द रिलेशन सेट गिवन बाय सेट n नेचुरल नंबर्स गिवन बाय a, b सच दैट a इज इक्वल टू b - 2, b इज ग्रेटर दैन 6। तो ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं, सबसे पहले अपना रिलेशन ही बना देते हैं। रिलेशन कितना हो जाएगा, a, b इज इक्वल टू b - 2, b इज ग्रेटर दैन 6, तो b की वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर है ना, तो b हो सकता है 7 8 9 10, तो a कितना हो जाएगा b - 2, तो सबसे पहले 7 - 2 5, तो 5, 7 एक एलिमेंट हो जाएगा, फिर b अगर 8 है तो 6, 8 एक एलिमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 7, 9 एंड सो ऑन, ये हमारा रिलेशन है। 10, क्या कहते हैं, सॉरी 8, 10, 2 के फ़र्क पे ये हमारा अनलिमिटेड रिलेशन है। ठीक है, तो पूछा है क्या 2, 4 इसमें है, बिल्कुल भी नहीं, क्या 3, 8 बिल्कुल भी नहीं, 6, 8 है, हाँ है, टिक सही आंसर, 5, 8, 7 नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार ये। सॉल्व करते हैं अपना 31st क्वेश्चन। द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस x अपॉन मॉड x और -1, अगर x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस आर। ठीक है, पहली बात तो यार मॉड के बारे में कितना बताऊं तुम्हें,
मॉड एक्स होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है। और यहाँ साफ साफ जब एक्स लेस देन 0 दे दिया तो मॉड एक्स का मतलब ही माइनस एक्स है, तो जो हमारा फंक्शन है वो चेंज होके क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स अपॉन एक्स, एक्स या माइनस एक्स, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0 में मॉड एक्स हमेशा माइनस एक्स होता है। ठीक है, एक तो या तो ये है अगर मेरा एक्स लेस देन 0, फिर वापस से डिफाइन करते हैं फंक्शन को, ये देखो ये कट के -1 हो गया, तो एफ एक्स हमेशा ही -1 है, चाहे एक्स लेस देन 0 है या वो है, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो हमेशा कंटिन्यूस है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी रियल वैल्यू, इट इज़ कंटिन्यूस नो मैटर व्हाट। सॉल्व करते हैं अपना 32nd क्वेश्चन, मैट्रिक्स आ गया। अगर ए है 0 2 3 - 4 और के टाइम्स ए है 0 3 8 2 b 24, तो वैल्यूज ऑफ के ए एंड बी बताना है। कुछ नहीं करना यार, सबसे पहली बात तो के ये है, अगर ए मेरा ये दे रखा है, ठीक है, तो के टाइम्स ए इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, पहले वाले के इंटू 0 0 2 के, फिर आ जाएगा 3 के -4 के। ठीक है, बट के तो ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो बस। दिस इज इक्वल टू 0 3a 2b 24। तुम बोलोगे यार 2k इज इक्वल टू 3a, इससे क्या मिला, 3k इज इक्वल टू 2b, 3k इज इक्वल टू 2b से क्या मिला, बट यहाँ से देखो सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करो, सारे एलिमेंट सेम हो गए। -4k इज इक्वल टू 24, यहाँ से k की वैल्यू मिल गई मेरे को -6, बहुत बढ़िया। ऑल्सो अब 2k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 3a, 2k इज इक्वल टू 3a, तो 2 इंटू -6 कर दो, तो -12 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू -4। ठीक है, फिर b भी निकाल दो यार, b के लिए क्या करेगी यार, यहाँ पे 3k की वैल्यू 2b है। ठीक है, तो 3k इज इक्वल टू 2b, यहाँ से हटाओ 3, b आ गया -9, तो -6 -4 और -9 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ये रे, b इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 30x प्लस 50y सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ये कंस्ट्रेंट ये तो सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर दैट, अब पहले निकालना है। पहली बात तो यार इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा, ये पहली बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें ये बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं यार, प्लॉटिंग करना हम सब सीख चुके हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो अपनी लाइन्स बनानी पड़ेगी। 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, पहली बात तो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन होने वाला है अभी तक का, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन बनाओ, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 वाली, इसको ग्राफ पे बनाओ। सब कुछ सिखा चुका हूँ मैं तुम्हें, x को 0 पुट करो, y आ जाएगा 3, y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, x आ जाएगा 5, तो 5,0 और 0,3। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ऑलराइट, पहली लाइन बन गई। कौन सा एरिया लेना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 15। यूजुअली कभी भी अगर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में दे रखा हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू सी में, तीनों में पॉजिटिव है तो ऊपर वाला एरिया नेगेटिव। ये सब तुम जीरो वाली चेक भी कर सकते हो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर तुम ओरिजिन साइड कैसे देखते हैं अपनी, ये इक्वेशन है ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, एक्स की जगह 0 डालो, 0 क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 है, नहीं, तो ओरिजिन साइड हमारी नहीं है, हम इस साइड की बात कर रहे हैं, तो हमारी ये वाली साइड है अभी के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं ना यार, एक बढ़िया सा काम करते हैं गाइस, यहाँ पे बनाते हैं ड्राइंग। पहला रीजन है ये और आगे तक का है जो भी है। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ से इसको हटाओ, ये सब नोट कर लो। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, x को 0 डालो, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, फिर y को 0 डालो, x की वैल्यू आ गई 9, तो 9,6, अब 9 कहीं यहाँ होगा मान लो, 9,6 यहाँ है, 6 दोनों ही आगे है, इनको ज्वाइन कर दो, बन गई लाइन। यहाँ दे रखा है लेस देन इक्वल टू, तो इस अंदर वाले एरिया की बात हो रही है, तो इसका जो रीजन है वो कुछ ऐसे है, एक्चुअली ये नहीं, ये वाला है, एक तो ये है, फिर तीसरा चौथे सब जानते हैं यार, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, वो तो है ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इन सब का इंटरसेक्शन मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये है। ठीक है, जिसको मैं एक दूसरे कलर से कर देता हूँ या फिर मैं इन दोनों को यहाँ से रफा दफा कर देता हूँ और फाइनली अपना शेडेड रीजन बना देता हूँ। ब्लू से ही बना रहा हूँ पूरा शेडेड रीजन, जो कि मेरा कुछ ऐसे होने वाला है गाइस। ठीक है, ये देखो, दिस इज़ योर शेडेड रीजन। ओके, ज़्यादा इतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, वैसे बस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें पेपर पे, बस ऐसे कट कट मार के शेड कर देना है, दैट्स इट, मतलब MCQ वो भी नहीं करना। ठीक है, अब मेरे पॉइंट्स आ गए, फिजिबल रीजन आ गया, तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, हाँ 0,3 0,6 दो पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल गए, 5,0 9,0 सारे पॉइंट्स मिल गए यार। बताओ इतना
मैं तभी सोचूँ ये सबसे लंबा क्वेश्चन नहीं था, गलत था मैं, ठीक है। अब इनको इस 30x + 50y पे लपेट दो और अपनी मिनिमम वैल्यू निकालो और फिर देखो कितनी कितनी वैल्यूज पे आती है आंसर हमारा 30 और 50। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा मिनिमम ही निकालनी है ना, हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो सारे वैल्यूज डाल दो अपने जेड में। तो अगर पहला वैल्यू मैं लेता हूँ एट 0,3, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड ये है तो 30 × 0 50 × 3 150, ठीक है। फिर ऐड 0,6, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 × 0 50 × 6 300। फिर ऐट 5,0, जेड की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो 150। और ऐट 9,0 हमारे जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो 9,0 बस 50 को 9 से कर लो तो आ जाएगा, सॉरी 30 को 9 से करो तो आ जाएगा मेरा कितना, इतना 270। मिनिमम वैल्यू क्या है, दो मिनिमम वैल्यूज है 150 150 दो पॉइंट्स पे आ रही है 0,3 और 5,0 दोनों पे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था, फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर दैट, यूनिक पॉइंट नहीं, नो पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट में नहीं, 2 पॉइंट्स, क्या 2 पॉइंट्स ही आ रही है। अब यहां पे यार गड़बड़ी हो सकती है क्वेश्चन में। तुम्हारा आंसर तो 2 पॉइंट आ गया कॉर्नर पॉइंट्स में से, ठीक है, तुम्हारा आंसर ये आ गया, बट क्या यही 2 पॉइंट्स हो गए। जल्दी से ना इसको टेक मत किया करो, सॉरी 2 पॉइंट्स को। ये 2 पॉइंट्स कहाँ आ रहे थे एक बार गौर से देखो, 5,0 ये है, 0,3 ये है, और ये इसी लाइन पे थे। ये लाइन कौन सी थी, पहली वाली लाइन थी, दूसरी वाली लाइन थी, पहली वाली लाइन थी। 3x + 5 > 15, यहाँ लिखो 3x + 5y > 15 वाली लाइन थी, इज इक्वल टू 15 मान लो अभी के लिए। इस लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स अप्लाई करते हैं। ज़रा एक बात बताओ यार मेरे को, यहाँ पे इस पॉइंट के मतलब इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 30 50 से थोड़ा रेजोनेट कर रही है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30x + 50y कितना आ जाएगा, 150। अरे बाप रे, एक बात बताओ यार, मैं x और y को कुछ भी डालूं 30x + 50y हमेशा 150 देगा। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, वही वही पॉइंट अगर मेरे को ये दे रखा है तो, ठीक है, मैं एक्स वाई को कोई भी पेयर बनाऊं आंसर 150 आएगा, और एक्स वाई कौन सा इस लाइन पे लाई करते वाला, तो इसका क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स है। ध्यान रखना यार, ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में भले ही तुमने पढ़ा हो कि हाँ सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से ही मेरे को आंसर मिलता है, फिर भी चेक करो स्पेशली अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो, ठीक है, ओके। स्पेशली जब 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट तुम्हारे अगर मान लो मैक्सिमम सेम पॉइंट निकल रहा है, मिनिमम पॉइंट सेम निकल रहा है, अगर वो एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स, तो चेक करो प्लीज़, उस लाइन को ऐसा बना के देखो अपनी जेड जैसा, ठीक है। तो ये तो जेड है हमेशा, तो इस लाइन पे जेड हमेशा 150 है। ऑल राइट, तो आंसर है सी। सॉल्व करते हैं अपना 34th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम डिफाइंड बाय अ फंक्शन, जो भी ट्रपीजियम है बस फिगर दे रखा है, ये मेरा एरिया है, एफ एक्स से डिफाइन होता है एरिया, एरिया ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम इसको, वो है 10 + x 100 - x² का अंडर रूट। देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज दिस, तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, सिंपल, बस एफ एक्स की वैल्यू क्या है 10 + x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 100 - x²। क्या करते हो ऐसे केस में तुम, f' निकाल लेते हो, चेन रूल लगा दो यार वो भी लग जाएगा, x + 10 को सबसे पहले कॉमन ले लो, अंदर की डिफ्रेंसिएशन करो, √x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/2 √x, फिर चेन रूल से कितना -2x², सॉरी -2x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 100 - x² इंटू पहले वाले की डिफ्रेंसिएशन 1, इसको पुट कर दो 0, यहाँ से तुम्हें अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मिलती है 0 पुट करके। तो इस कंप्लीट चीज़ को दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू 0, तो x + 10 इंटू -2x को मैं उधर ले गया, ये माइनस जो है ना ये देखो, इस चीज़ को मैं उस साइड ले गया ताकि प्लस बन जाए, तो x + 10 इंटू 2x अपॉन 2 इंटू 100 - x² इज इक्वल टू 100 + x²। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया गाइस, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं की मैंने यहाँ पे, इस माइनस वाली चीज़ को उधर ले गया। ऑल्सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 100 - x² को इधर ले जाओ तो तुम्हारे पास अच्छा x² + 10x डायरेक्टली कर रहा हूँ इज इक्वल टू, दोनों का तुम ये प्लस है माइनस है सॉरी, तो रूट इंटू रूट नॉर्मल हो जाएगा 100 - x², मुझे मिल जाएगा 2x², ठीक है। फिर कितना आ जाएगा +10x -100 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो, 2 रूट्स आएंगे, उनमें से एक पे मैक्सिमम एरिया मिलेगा, एक पे मिनिमम, जो भी है पुट करके देख लेना, दोनों अपने आप आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव की भी जरूरत नहीं है। देखो तुम मैक्सिमा मिनिमा लोकल वो सब जब निकालते थे तो डबल डेरिवेटिव का टच करते थे ना, ये इनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जल्दी से पुट करके देख लेना, MCQ का पेपर है। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x² + 5x - 50 इज इक्वल टू 0, साफ साफ दिख रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 5x + 10x
-50 इज इक्वल टू 0। उसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे बड़े आराम से, x माइनस 5 प्लस 10 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही है, एक तो x आ रहा है 5 और एक x आ रहा है -10। तो ऑफकोर्स मैं -10 तो करूँगा नहीं, क्यों? अगर x को मैं -10 कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, एरिया 0 तो होगा नहीं। तो हम 5 डाल देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। 15, 10 + 5 डायरेक्टली कर रहा हूँ। और 100 - 5 कितना होता है? 100 - 5 का स्क्वायर 75। तो 15 √75, √75 होता है 5√3। तो 15 इंटू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येस इट इज़ 15, इट इज़ इंडीड 15। और 75 का रूट कितना होता है? 5√3। तो कितना आ गया? ये हो गया 75√3 इज योर मैक्सिमम एरिया। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस सी। चुटकी का क्वेश्चन, बहुत सिंपल। सॉल्व करते हैं अपना 35th क्वेश्चन। अब इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का क्यूब -7 है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पता है तुम कब करते हो? पहली बात तो ये ए मेरा आई ही होगा अगर किसी चीज़ का स्क्वायर करके आता है। इसका प्रूफ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब ये कितना हो जाएगा? ये होता है, मेरे को सब जानते हो, आई ए इज इक्वल टू आई। तो ए इज इक्वल टू आई। अगर तुम्हें प्रूफ देखना ही था तो यहाँ से तुम ये चीज़ कर सकते हो, सुपर सिंपल। ऑल राइट, अब मेरे को निकालना आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है। एक बात बताओ, ए क्या है? आई है, तो 2i का होल क्यूब -7 है। 8a माइनस, एक तो ए की जगह भी लिख दो आई, तो आंसर कितना आ गया? 8i - 7 है, यानी कि आई। तो आंसर मेरा सिर्फ आई है, डी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 36। इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन, ये भी काफ़ी बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं जितना मुझे याद है, पर इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो y की ना ये रेंज डोमेन पूछी गई है। बेसिकली देख रहे हो, y tan इनवर्स x है, तो पूछा है कि tan इनवर्स -1 से 1 के बीच में लाई करता है, या ऐसा करता है, या ऐसा करता है, या ऐसा करता है। ध्यान करो, tan x की डोमेन क्या होती थी? वैसे तो ऑल रियल नंबर -π/2, बट इनवर्स ट्रिगो के करते वक्त, इनवर्स ट्रिगो में हम ये ब्रांच कौन सी लेते थे? ये -π/2, x इज इक्वल टू -π/2 से लेकर +π/2 तक, राइट। और रेंज जाती थी -∞ टू इन्फिनिटी। जब मैं इनवर्स फंक्शन ले लेता था, देखो tan x, इसकी जो डोमेन होती थी, डोमेन कट वाली डोमेन, ठीक है, रेंज होती थी ऑल रियल नंबर, डोमेन -π/2 से π/2। मैं अभी सिर्फ एक ब्रांच की डोमेन ले रहा हूँ। tan इनवर्स x में ये उल्टा हो जाता था, इसकी डोमेन होती थी r और इसकी रेंज होती थी -π/2 से लेकर +π/2। तो बेसिकली tan इनवर्स x है मेरा y, तो y मेरा -π/2 से लेकर +π/2 तक लाई करता है, यानी कि सी एब्सोल्युटली करेक्ट है यहाँ। ऑल राइट, सॉल्व करते हैं अपना अगला 36 क्वेश्चन। अगर a है 1 2 3, b है 4 5 6 7 और f है 1 4 2 5 3 6, एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन f कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज सरजेक्टिव, क्या ऑन टू फंक्शन है, इंजेक्टिव, क्या 1 1 फंक्शन है, बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू है, या सिर्फ फंक्शन है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे ये है, f को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा f कुछ ऐसा है 1 2 3, एक तो सारे एलिमेंट लिख दो अपने a सेट के, 1 2 3 ऐसे बना लिया करो, ये है a। b के क्या एलिमेंट्स है यार? 4 5 6 7, f a टू b, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम a टू b। कैसे मैप हो रहा है? 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है, 3 6 के साथ है। क्या ये ऑन टू है? नहीं। को डोमेन हमारी b थी, ये है डोमेन, ये है को डोमेन। क्लियरली रेंज क्या है? रेंज है 4 5 6, जो ये वाले एलिमेंट्स है, रेंज इज इक्वल टू 4 5 6, नॉट इक्वल टू द को डोमेन, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो सरजेक्टिव तो गलत हो गया, बाइजेक्टिव भी गलत हो गया। क्या फंक्शन 1 1 है? यस, ट्रू, 1 1 ही तो है, तो हमारा आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो घबराना मत, तुम बोलोगे रिलेशन टाइप की चीज़ आ गई, ये बना दिया करो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। या फिर मेरी वीडियो देख लो, रिलेशन फंक्शन इन 1 शॉट, उसमें बहुत ही प्यार से ये एग्जैक्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। ओके, 36 से 38, ओके, तो 37 था। ठीक है गाइस, एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, इसका हम क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37, ओके, दिस इज नॉट क्वेश्चन 38, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। गाइस अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। फॉर a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, एक मैट्रिक्स दे रखा है, मुझे 14 a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का पहली बात तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, राइट।
अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? पहली बात तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से? बहुत सिंपल, दिस इज इक्वल टू 3 × 2 6 + 1 7। तो ए इनवर्स हो गया 1/7 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? इसको तुम कोफैक्टर ले लो और ट्रांसपोज कर दो, राइट। तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा? सबसे पहले 3 की जगह 2 आ गया, 1 की जगह -(-1) आ गया, फिर -1 की जगह -1 आ गया और 2 की जगह 3 आ गया। इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? ये आ गया 2 - 1 1 3 कुल। तो यहाँ पे लिख दो 1/7 2 - 1 1 3। अब मुझे निकालना है 14 ए इनवर्स, तो बस यहाँ 14 लिख दो, तो आ गया हमारा टोटल आंसर आ गया 2 × 2 - 1 1 3। ऐसा ऑप्शन है? यस, सी इज योर करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। द पॉइंट / पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ - 11x + 5 एट विच द टेंजेंट y = x - 11 इज, मतलब टेंजेंट हमारा जिस पे ये है इज पैरेलल टू दिस आना चाहिए आई गेस, या द टेंजेंट इज दिस। ओके, चेक करते हैं यार क्वेश्चन में ही। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है y = x³ - 11x + 5। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं जो स्लोप दे देगा 3x² - 11। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ एक बात बताओ, स्लोप के लिए dy/dx यहाँ देखो, ये हमारा टेंजेंट है या एक लाइन है जो टेंजेंट से पैरेलल है। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है 1। ठीक है, इसका स्लोप क्या है? हमारा 1 है। ऑलराइट, ये टेंजेंट ही लगता है हमारी। ठीक है, तो यहाँ का स्लोप 1 है, तो इसको इक्वेट कर दो 1 से। एट द पॉइंट मान लो h, k, मुझे नहीं पता, तो ये हो जाएगा 3h² - 11, जो पॉइंट्स है ना, मान लेते हैं h, k है। ठीक है, तो 3h² - 11 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से मेरा h² आ गया 12/3 यानी कि 4। तो h की 2 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, +-2। अब जल्दी से तुम ये क्वेश्चन टिक कर सकते हो, तुम्हें लगा सही है, बट आराम से h की 2 वैल्यूज आ गई, कॉरस्पॉन्डिंगली y कितना आएगा? y एट x = 2 कितना मिलेगा? h = 2, बेसिकली k में निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, k की 2 वैल्यूज है। पहला k है, h को 2 डालो तो 8 - 22 + 5 यानी कि -9। तो 2, -9 एक पॉइंट है, ठीक है, जिस पे स्लोप हमारा 1 है, ध्यान से। और k2 दूसरा पॉइंट, अगर -2 डालूंगा तो -8 + 22 + 5 यानी कि कितना आ रहा है मेरे यहाँ से? 22 + 3 25 आ रहा है, 22 - 3 यानी कि 19। तो दूसरा पॉइंट है -2, 19। अब देखो ऑप्शन में बड़े बोल्डली लिखा है यहाँ -2, 19 2, -9, तो ऐसा ही मार्क कर दोगे तुम। बट रुको, अभी एक बात, टैंजेंट ही दे रखा है मेरे को, द टैंजेंट इज दिस, ठीक है, एट विच द टैंजेंट इज दिस, तो वो वाला पॉइंट बताना है। देखो मान लो ये कर्व है हमारा, द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टैंजेंट इज y = x - 11। तो जो पॉइंट निकले, 2 पॉइंट निकले हमारे, तो है ना, जिन पे स्लोप सेम है, उनमें से कौन से पॉइंट इस टैंजेंट पे लाई भी तो करने जरूरी है। ठीक है, वो जो पॉइंट है इस टैंजेंट पे लाई भी करना चाहिए, तो ये दोनों क्या इस पे लाई करते हैं? चेक करते हैं। y = x - 11, पहले ये वाला पॉइंट देखो, तो y क्या है? -9, क्या वो 2 - 11 है? यस, ट्रू। दूसरा पॉइंट चेक करो, यहाँ पे देखो y = x - 11, तो y क्या है? 19, क्या वो -2 - 11 है? बिल्कुल नहीं, तो ये पॉइंट नहीं है आंसर, आंसर सिर्फ 2, -9 है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार लगा लो। अब सॉल्व करते हैं यार अपना 40th क्वेश्चन। गिवन दैट अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एक मैट्रिक्स है ए एंड a² है मेरा 3i के बराबर, तो फिर पूछी गई ये चीज़ें कौन सा इनमें से ट्रू है। तो निकाल लेते हैं यार, ए का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर आंसर निकाल लेंगे अपना। ठीक है, पहली बात तो हम कुछ और कर सकते हैं क्या? कुछ और हो सकता है क्या? a² = 3i, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे, क्या उससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं, a² ही निकाल देते गाइस। a² कितना होगा? अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको जल्दी से हम अपना सॉल्व करते हैं। तो इस ये इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा? अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा। यार इससे तो थोड़ी चीज़ें लेंदी होगी, बट एनीवेज करते हैं इसको। बीटा गामा, फिर अगली चीज़ कितनी आ जाएगी यहाँ पे? अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा,
ठीक है। थर्ड टर्म देख लो यार तुम यहाँ पे, अल्फ़ा गामा, इसको इससे करेंगे तो माइनस अल्फ़ा गामा, जीरो आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, so this is nothing but a square is coming out to be alpha square plus beta gamma, जीरो, फिर जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। बहुत ही बढ़िया। क्या मैं अल्फा स्क्वायर बीटा गामा को कॉमन निकाल सकता हूँ? यस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को बाहर निकाल लो, ये बच गया 1 0 0 1, यानी कि बेसिकली दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आई, ये एक स्केलर है। ऑल राइट, ये बराबर है 3i के बराबर भी है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये तो 3 के बराबर है? ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को धरे जाओ 3 के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब सिंपल था लेकिन अच्छा था। तो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं अपना 41st क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by वेयर a इज b ग्रेटर देन 0, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर, बेसिकली तुम्हें सारी जो इक्वेशन दे रखी होती है, ग्राफ बनता है तुम्हारा ऐसे कुछ ऐसे करके शेडेड रीजन, उस पर जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वही दे रखे हैं, 0 20 10 10 30 30 0 40. The condition on A and B such that the maximum of Z occurs at both the points this and this. Simple. पहली बात तो यार Z at 30, कितना होगा बताओ? बहुत सिंपल, ax प्लस बी वाई तो 30a, ठीक है, प्लस 30b। ऑल्सो Z at 0, कितना हो जाएगा? सिर्फ हो जाएगा 40b। अब यहाँ एक बात बताओ, लिखा है कि इन दोनों पे वैल्यू मैक्सिमम है, दोनों पे मैक्सिमम मतलब दोनों पे सेम है, तो बस इनको इक्वेट कर दो, सिंपल। तो 30a प्लस 30b इज इक्वल टू 40b, यानी कि 30a इज इक्वल टू 10b, यानी कि 3a इज इक्वल टू b। तो ऑप्शन दे रखा है ये रहा, a इज द करेक्ट आंसर, b इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू b। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखते हैं सबसे पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल गया मेरा एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 2 बाई वाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका m क्या है? ये स्लोप है, ठीक है, एक तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। dy बाई डी एक्स तो मेरा ये आ गया, mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व, ये भी आ गया। तो देखते हैं, पहली बात तो इस m को इससे इक्वेट कर दो, m इज इक्वल टू 2 बाई वाई लिख दो, यहाँ से मेरे y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 बाई एम, पर मेरे को m की वैल्यू y की टर्म्स में निकालनी थी, वो कैसे करेंगे? अब अगर तुम यार जेई के स्टूडेंट हो तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते थे इसको कि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर कोई टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम होती है वो हमेशा, तो मुझे यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इसकी टेंजेंट हमेशा होती है mx प्लस 1 बाई एम, तो 1 बाई एम 1 है तो m की वैल्यू बेसिकली 1 है यहाँ पे। बट अगर तुम जे के स्टूडेंट नहीं हो तो कैसे करोगे यार? तो बस मेरा ये सीन आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा कि y जो है वो 2 बाई एम आ रहा है। एक्चुअली बेसिकली मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो मेरा है वैसे तो 80 स्क्वायर 280 बट h, k, तो ये लाई करता है पैराबोला पे भी और टेंजेंट पे भी, तो दोनों पे सेटिस्फाई भी करेगा। ऑल्सो यहाँ पे एक बात, मेरे को ये बात बताओ, मेरा यहाँ पे लिखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h पहली इक्वेशन, ठीक है। इसको भी छोड़े एक बारी के लिए, तो वैसे तो ये भी कर सकते हैं। ऑल्सो ये किस पॉइंट पे था? h, k, तो k इज इक्वल टू 2 बाई एम, ये एक इक्वेशन आ रही है 2 मान लो इसको। और तीसरी चीज़ कि वो h, k उस टेंजेंट पे भी लाई करेगा, यानी कि k इज इक्वल टू एम एच, तो m कितना है मेरा यहाँ पे? यहाँ से m उठा लेते हैं ना यार, m इज इक्वल टू 2 बाई के, तो k इज इक्वल टू 2 बाई के h प्लस 1, तो एक यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे पर एक बात पता है कि 4h मेरा k स्क्वायर है, तो मैं क्या मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा तुम्हें, बट और कोई ऑप्शन था नहीं, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से? सबसे पहली बात तो k स्क्वायर ले जाओ, या तो कुछ भी कर सकते हो, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h प्लस k, ठीक है। अब मुझे पता है 2h कितना होता है, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 2h। अब यहाँ से 2h है मेरा k स्क्वायर बाय 2, ठीक है, दिख रहा है मेरे को यहाँ से, क्योंकि 4h मेरा ये है तो मैं h की जगह k स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूँ, तो आ गया k स्क्वायर बाय 2, तो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाय 2, यहाँ देखो इसको,
इस इक्वेशन को हम अगले पेज पे करते हैं। मुझे दे रखा है के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 2, तो इस साइड आ गया के स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, यानी कि के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि के माइनस 2 डायरेक्टली भी कर सकता था, बट के की दो वैल्यूज आ रही है 0 एंड के इज इक्वल टू 2। कोरस्पॉन्डिंग मेरा m क्या है, m है 2/k, m निकालना है मेरे को, ठीक है, बट k 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो m इन्फिनिटी हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 2/2 यानी कि 1, तो 1 ही हमारा आंसर आता वो तो जानते ही हम, कर दिया था मैंने ऑलरेडी, तो उसी को टिक मैंने पहले ही मार दिया था। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला 43rd क्वेश्चन। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 की पावर 1/8 फॉर 0 to 1 के बीच में। तो जब भी ऐसा आंसर आता है तो बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा है, क्योंकि मेरे को इंटरवल दे रखा है कि x मेरा 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा ये कैसे निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा भी पुट कर देते हैं और एंड पॉइंट्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो हमारा फंक्शन देखते हैं यार, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/8 है, ठीक है। अब यार एक ना तुम एक गेस भी लगा सकते हो वैसे, बट चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शंस पुट करने से तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है जैसे ये देखो 1/3 की पावर 8 दे रखी है इस सेंस में, ठीक है। ये क्या है, ये 8 इंटू 1/3 नहीं है, दिस इज 1/3 की पावर 1/8 है, 1/8 पावर है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, ये ऑप्शन है मेरा ये। तो मैक्सिमम में हम सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो है हिट एंड ट्रायल, तुक्का। कैसे, एक बात बताओ, x को यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1, ये देखो 0 0 1, 1 की पावर 1/8 1 आ जाएगा। तो बेसिकली f ऑफ 0, क्योंकि वो मेरे को वैसे भी निकालना था 1 है, और f ऑफ 1 कितना आएगा, x की जगह 1 डालो, वो भी 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों 1 आ रहे हैं मेरे, f ऑफ 0 भी 1 आ रहा है, f ऑफ 1 भी 1 आ रहा है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे मेरे को वैसे भी चेक करना था। क्या मेरे को मैक्सिमम मिनिमा निकालने की जरूरत भी है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में लिखा है मैक्सिमम, तो 0 1, अब 0 हो ही नहीं सकता, 0 से ज़्यादा तो 1 है, और 1 वैल्यू हो सकती है, 1/2 हो सकता है, कभी ना कभी होता हो, बट 1 इससे ज़्यादा है, और इससे भी तो ज़्यादा है 1/3 की पावर 1/8 से, या कम है 1/3 की पावर 1/8, क्या 1 को एक्सीड कर देगी कभी, एक छोटे नंबर की एक छोटी पावर, ठीक है। दिस इज व्हाट 0.33 की कोई एक पावर, लेट से 0.125, क्या ये 1 को एक्सीड कर पाएगी, मेरे को तो नहीं लगता। तो हमारा आंसर यहाँ से तुम 1 टिक कर सकते हो वैसे भी, तो कैसे। बट अब एक बार क्या करते हैं, थोड़ा अगर तमीज़ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन को, इसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अगर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, fx ये दे रखा है, हम f' भी निकालेंगे, सब्जेक्टिव अगर होता तो वो कितना आ जाएगा 1/8, जो भी ये चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/8 -1 यानी कि -7/8, कूल, कितना -7/8 इंटू चेन रूल से 2x - 1, तो इसको पुट कर दो 0, वही मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तुम बोलोगे कैसे, नहीं हो सकता, नहीं, ये जो चीज़ है अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, पिछले पेज पे देखो, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/2 एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, क्यों, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन, तो यही 0 हो सकता है, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ पे आ रहा है वो, अब ये देखो कंफ्यूज हो सकते थे, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे कोई मैक्सिमम मिनिमम मिल रही है, वो वैल्यू क्या मिल रही है देखते हैं। अब एफ ऑफ हाफ निकाल लेते हैं, वो कितना मिलेगा 1/2 1/2 -1, देखो 1/2 1/2 -1 यानी कि -1/2, मैं इसको देख रहा हूँ, या फिर फंक्शन पे भी जा सकते हैं हम सीधा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 प्लस 1 विच विल गिव मी 1 - 1/4, तो 3/4 मिल रहा है यहाँ से मेरे को, ठीक है। तो 3/4 की पावर 1/8, ठीक है। तो ये तो इन एनी केस मेरे को आंसर नहीं मिल रहा था 8 1/3, ये तो किसी भी हालत में मेरे को आंसर नहीं मिल रहा था ये वाला, ठीक है। 3/4 1/8 मिल रहा था, आई गेस ये 3/4 1/8 ही लिखा होगा, ठीक है। इसको चेंज कर दो गाइस, आई बिलीव ये 3/4 1/8 ही लिखा होगा, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया होगा हमसे बाई चांस, ओके। तो ये 3/4 1/8 लिखा होगा, क्योंकि ये आंसर हमारा आ रहा है 3/4 की पावर 1/8, ये क्या है यार 3/4 की पावर 1/8 कब आ रहा है मेरा, जब x इज इक्वल टू 1/2 पे, जो मैक्सिमा मिनिमा जो भी होगा वो मिनिमा होगा एक्चुअली, क्यों, कर्व कुछ ऐसा जाएगा। तुम बोलोगे कैसे, अगेन क्योंकि 0 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है, मान लो ये हमारा कुछ कर्व है,
फिर हमारा यहाँ 1 पे भी 1 आंसर दे रहा है और हाफ पे कुछ ये वाला आंसर दे रहा है जो भी है 3/4 की पावर 1/8 और ये आंसर है 1। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ ऐसे ही कर्व जाएगा इसका। तो आंसर है हमारा सी, जो कि तुक्के से भी कर लिया था हमने। सॉल्व करते हैं यार अपना 44th क्वेश्चन। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP द कंस्ट्रेंट आर x - 3y > 0, y > 0 और बस x 0 से लेकर 3 तक जा रहा है। तो बोलोगे यार ये थोड़ा अलग कंस्ट्रेंट है, x > 0 देखा था बस मैंने, अब x <= 3 भी है। ये दो इक्वेशंस को एक में मर्ज कर रखा है। द फीजिबल रीजन, अब पूछा है क्या है, तो ड्राइंग करो, ड्राइंग बनाओ यार, कोई बड़ी बात थोड़ा है। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ, x - 3y = 0, तो x = 3y, y = 1/3x। तो ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो ऐसी होगी कुछ, यहाँ पुट कर दो, इसको लिख दो y = 1/3x। ऑलराइट, इसके बाद y > 0 का मतलब ये, और x 0 से लेकर 3 का मतलब x = 3 वाली लाइन भी बनाओ, वो है ये। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, 3,0 पॉइंट है, ये 0,0। x मेरा सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई कर रहा है, मतलब x में यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई कर रहा है मेरा, एक्चुअली x ये है ना, हाँ, और y > 0 यानी कि यहाँ का मतलब यहाँ। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला एरिया है। ऑल्सो अब इसकी बात करते हैं, मुझे लिखा है कि x - 3y > 0। ठीक है, उसको कैसे जज करें हम, कौन सा एरिया है, यहाँ पे तो ओरिजिन भी नहीं पुट कर सकते हम, तो क्या करें, एक काम करो, रैंडम पॉइंट लेके देख लो। क्या करो, रैंडम पॉइंट, जैसे मेरे को ये वाला पॉइंट देखो, इसकी दो साइड्स है, एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है। एक रैंडम पॉइंट, जैसे मैंने ये पॉइंट देख लिया 3,0, इसको लेके देखते हैं। मेरी इक्वेशन है x - 3y > 0, अभी के लिए ऐसे रखो इसको, पॉइंट पुट करो 3,0, तो 3 - 0, येस इट इज़ > 0, तो ये वाला एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा। तो मेरा जो रीजन है वो ये है, यहाँ से, और मेरे को दिख ही रहा था इस लाइन से, ये है पहला रीजन मेरा, ये है। दूसरा है कि ऑफकोर्स y > 0 है, देखो दूसरा ये है कि y इज़ > 0, तो ये पूरा। ठीक है, मेरा तीसरा रीजन क्या है, x 0 से लेकर 3 के बीच में जा रहा है, तो ये जो रीजन है ये देखो ऐसे है, समझ रहे हो। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन वैसे तो साफ साफ दिख गया था, बट बना देते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन है हमारा ये। ठीक है, दिस इज योर इंटरसेक्शन, थोड़ा गंदा डायग्राम है बट बेयर विद इट। तो इसमें क्या लिखा है, पहला ऑप्शन, इट इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इट इज़ बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रू। अगला ऑप्शन देखो पर, अनबाउंडेड नहीं, गलत, डज नॉट एग्जिस्ट, गलत, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं अपना 45th क्वेश्चन। इसके बाद मेरे लास्ट के 5 क्वेश्चन बच जाएंगे जो केस बेस्ड स्टडी के होंगे। ओके, तो ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 sin α 1 sin -sin α 1 sin α 1 sin α 1, वेयर अल्फा 0 से लेकर 2π तक जा रहा है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में पूछा है, जल्दी से निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1, फिर आ गया 1 + sin² α, ठीक है, फिर माइनस sin α, यहाँ से कितना आ जाएगा, -sin α, फिर +sin α, 0 हो गया, फिर तीसरी टर्म क्या आ जाएगी, +1, फिर 1 के साथ आ गया sin² α +1। तो बेसिकली मेरा आंसर आ गया, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मेरा बचा 1 + sin² α 1 + sin² α, तो 2 1 + sin² α। सिंपल। तो इसकी रेंज निकालनी है जो कि मेरे को साफ साफ दिख रही है, हमारा आंसर डी है। कैसे, ये देखो, पहली बात तो यहाँ पे एक बात देखो, sin α -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बट sin² α 0 से लेकर 1 तक लाई करता है, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर है। अब ये ऐसा है, तो मुझे बताओ 1 + sin² α कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक, 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, और अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ये चीज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, 2 से लेकर 4 तक। तो इसका जो रेंज है, अगर ये मेरा ए है, तो ए बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल, तो ये भी गलत हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने केस बेस एमसीक्यूज पे। यहाँ पे मेरे डायरेक्शंस क्या है, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स, 5 में से 4 करने पर मैं 5 करूँगा। इससे पहले भी जो हमने 40 क्वेश्चन किए थे, 40 में से 32 ही कर, हमें 36 करने थे, मतलब जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन थे उसमें 2 छोड़ सकते थे, अगले 20 क्वेश्चन में से भी 2 छोड़ सकते थे, मैंने सारे कराए, यहाँ भी सारे 5 कराऊंगा। अब इसमें यही है, कॉम्प्रीहेंशन है, जैसे इंग्लिश में तो पढ़ चुके हो पहले से, तो वैसा सही सीन है। जल्दी से करते हैं। पहला, द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इट जनरेट्स इन km/h। अरे बाप रे, सबसे पहले तो कुछ टर्म को हाईलाइट करो, फ्यूल कॉस्ट पर आवर, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है मेरा f,
ठीक है, और स्पीड जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड को मान लेते हैं अपना यार, यहाँ से स्पीड को मैं मान रहा हूँ v, एक्चुअली दे रखा है नीचे v किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है, पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब f और v मिल गया, ये लिखा है f, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड v। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ पहली चीज़ कि f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी कि f होगा कुछ k टाइम्स v स्क्वायर, जहाँ k एक कॉन्स्टेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट से, ये सब 11th में फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। फिर इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड द फिक्स चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट टू 1200 पर आवर, अज्यूम द स्पीड, ठीक है, ऑफ द ट्रेन एज v किलोमीटर पर आवर। ये तो देख लिया है बेसिकली क्या है यार यहाँ पे, ठीक है। जब जा रही है ट्रेन तो जो ये f है फ्यूल कॉस्ट पर आवर, जितनी स्पीड से जाएगी यार ऑफ कोर्स फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, तेज़ जब गाड़ी तेज़ चलती है तो एवरेज कम देती है, ये सबको पता है। तो उसका कॉस्ट लिखा है कि फ्यूल का कॉस्ट कितना है। एडिशनली ये दे रखा है कि ट्रेन जो है ना, बाकी चीज़ें भी होती होगी ना, ट्रेन मेंटेनेंस ये सब हो गया जो भी है, 1 घंटा चलने के 1200 रुपये तो लेती है। ये मैं टिकट के प्राइस नहीं कह रहा, ये ट्रेन का मान लो वो कॉस्ट कह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ ट्रेन रनिंग द ट्रेन, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि मैकेनिकल डिफेक्ट्स या कुछ भी होते हो ट्रेन में, तुम्हारा जब ट्रेन चलती है तो वो 1 घंटा जैसे ही होता है 1200 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं, समझ लो हर घंटे 1200 रुपये का चीज़ तो उसमें कंज्यूम होती है, प्लस एडिशनल एक ये भी कंज्यूम होता है kv स्क्वायर पर घंटा स्पीड के हिसाब से, ठीक है। अब ये पे यहाँ पे k क्या है मुझे नहीं पता, देखते हैं सॉल्व करते हैं। मुझे एक चीज़ दे रखी है कि ये 48 कॉस्ट कर रहा है अगर मेरी स्पीड 16 है, तो देखते हैं। एक तो यहाँ पहला क्वेश्चन ही यही है तो उसको ही सॉल्व कर लेते हैं, वो यही चीज़ है। गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k, ये देखो k ही ले लिया इन्होंने भी। गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन से। इन्होंने भी k ही ले लिया, प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट, मैंने भी वही ले लिया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे दे रखा है फ्यूल कॉस्ट 48 है जब स्पीड है 16, तो 16 का स्क्वायर, यहाँ से k की वैल्यू मिल गई 3/16। कैसे, 48 होता है 16 × 3, तो ये होता है 16 × 16, तो 3/16। तो हमारा जो फंक्शन है वो कितना आया, पहली बात तो ये देखो फ्यूल कॉस्ट पर आवर मेरा आ रहा है 3/16 v स्क्वायर, मार्क कर लो। और जो हमारा आंसर है k की वैल्यू पूछी दी गई थी वो है d, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ द ट्रेन हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल चुकी हो, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन। अब देखो ये जो मैं कह रहा था ना कि ट्रेन चल रही है 1200 रुपये कट रहे, किस चीज़ के, वो रनिंग के कट रहे हैं। ट्रेन जब चल रही है तो कितने पैसे कट रहे हैं ये समझो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे होगा, एक तो ये फिक्स चार्जेस और ये जो फ्यूल के पैसे कट रहे हैं दोनों को मिला के, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स चार्जेस प्लस फ्यूल चार्जेस, ठीक है। अब वो चली 500 किलोमीटर पर आ रहा है तो उस हिसाब से भी देखना, ठीक है। यहाँ पे स्पीड हमें नहीं दे रखी तो इसलिए ऑप्शंस में तुम देख सकते हो v है, ठीक है, v है दोनों जगह। अब क्या स्पीड से डिपेंड करता है कि कितना हमारा वो फिक्स चार्ज लगा है, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने टोटल ये निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन निकालनी है क्योंकि हमें, ठीक है। तो ज़रा एक बात बताओ, जो f है, f आ रहा था 3/16 v स्क्वायर, ये f क्या है, फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन। यहाँ ये तो बताया ही नहीं है क्वेश्चन में कि कितने घंटे चली है। जैसे मान लो 1 घंटा चला तो f ये है, इतना फ्यूल लगेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्पीड। फिर 2 घंटे चला तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 घंटे 3 से, ये 1 घंटे का है। सिमिलरली ये 1200 भी 1 घंटे का है। यार अब हमें आवर्स तो दे ही नहीं रखे। बेसिकली जो हमारा आंसर है, आंसर कितना है, आंसर है जो भी ये कॉस्ट है जो कि है 3/16 v स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 1200, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ आवर्स। ये तो हमने देखा ही नहीं क्योंकि कि ये 1 घंटे के चार्जेस है दोनों, तो ऐड कर दो पहले तो, फिर इनटू नंबर ऑफ आवर्स निकाल दो। नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालेंगे, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, कितना, स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम भी क्या हमें दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है बस। तुम बोलोगे यार टाइम कैसे निकालेंगे, वी की टर्म्स में निकाल लो ना यार। देखो हमें निकालना है यहाँ पे कितना, नंबर ऑफ आवर्स, तो मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 500 दे रखा है अपॉन स्पीड जो कि v दे रखी है, तो दिस इज टाइम 500 अपॉन v।
इसको करते हैं अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। तो जो हमारा एक्चुअली टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कितना है, एक तो टाइम यानी कि 500 बाई वी इंटू चार्जेस जो कि है 3/16 वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 1200। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वी कट गया पहले वाले में से, तो 3/16 इंटू 500 टाइम्स वी प्लस 1200 इंटू 500 कितना होता है, 6 लाख आई गेस, ऑप्शन भी दे रखा है 6 लाख का, 6 लाख अपॉन वी, एक वी भी जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से काटो तो 4 आ गया, 4 से काटो 125 आ गया, तो 375/4, 375/4 टाइम्स वी प्लस 6 lakhs डिवाइड बाय वी। दिस इज योर टोटल कॉस्ट फॉर 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर माइंड यू। ठीक है, हमने टाइम निकाला था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, करेक्ट। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। मुझे यहाँ पूछा है द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, मोस्ट इकोनॉमिकल क्या मतलब हुआ, टू रन द ट्रेन, यानी कि ऐसी स्पीड जिसमें हमारा खर्चा कम है, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है हमारी लीस्ट है। अब टोटल कॉस्ट हमने निकाली थी क्या, हाँ। तुम बोलोगे यार ये आ रही थी टोटल कॉस्ट, नहीं यार, ये जो है ये टोटल कॉस्ट थोड़ा ना थी 375/4, ये क्या थी, ये 500 किलोमीटर ट्रैवल करने की कॉस्ट थी। तो किसी डिस्टेंट दी पे तो अलग कॉस्टिंग आएगी मेरी, राइट। वो कैसे निकाले, अब यहाँ पे ये देखो, मैंने एक और चीज़ निकाली थी यहाँ पे, ये हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या है, 3v²/16 + 1200, दिस इज द क्या कहते हैं कॉस्ट पर आवर। तो हमारी टोटल कॉस्ट एट एनी गिवन टाइम, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टाइम, क्योंकि देखो इनटू ये जो कॉस्ट आई थी 3v²/16 + 1200, ठीक है। ये जो हमारी कॉस्टिंग आई थी ना टोटल कॉस्टिंग, ये टोटल कॉस्टिंग पर आवर थी, इसको टाइम से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब कितनी टाइम चली ये तो हमें पता नहीं है, बट क्या ये टाइम एक लीनियर चीज़ नहीं है, नहीं, ये भी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो बोलोगे क्या बोल रहे हो, पहले तो हमने 500/v कर दिया था यहाँ पे फॉर दिस मच टाइम। अब अगर मुझे ना पता हो कि डिस्टेंस कितना है, तो मान लो d इज़ द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो मुझे टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे पुट कर दो डिस्टेंस अपॉन v इंटू 3v²/16 प्लस 1200। फर्दर इसको तुम d को बाहर रखो, इसको लिख सकते हो 3v/16 प्लस 1200/v। ठीक है, अब ये जो आ रही है टोटल कॉस्ट, ये तुम्हारा एक फंक्शन ऑफ v है, जी वी मान लिया मैंने इसको, ठीक है, जहां एक d भी है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी देखना तुम, अब इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होगा ना मेरे को लीस्ट बनाने के लिए, तो डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो g' निकालो, कितना आ जाएगा, d बाहरी एज इट इज, ये आ जाएगा 3/16 फिर माइनस 1200/v², -1/v², उसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसको पुट कर दो 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं यार इसी सेम क्वेश्चन को। मेरा g' कितना आ रहा था, वापस देखते हैं यहाँ पे, d टाइम्स 3/16 माइनस 1200/v², इसको 0 पुट करना था, तो 3/16 इज इक्वल टू 1200/v², यहाँ से 3 को हटाओ 400 आ गया, v² इज इक्वल टू 16 इंटू 400, तो v कितना आ गया, रूट ले लो, 4 इंटू 20 यानी कि 80, इसका वही आएगा मेरा। ठीक है, समझ रहे हो, ये कितना है, 16 4 कितना होता है, 6400, तो 80 किलोमीटर पर आवर इज़ योर मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। इस पे चलाओगे तो पैसा सबसे कम लगेगा। ठीक है, चाहे वो डी यहाँ 500 भी रखा होता तो कुछ होता नहीं, यही आंसर आता, समझ रहे हो, डी इसलिए इमटेरियल था। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन जो कि है फोर्थ, द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। अब पूरी फ्यूल कॉस्ट निकालनी है, इतना ट्रैवल करने का कितना आ रहा था, हमारा कॉस्ट आ रहा था एक्चुअली 500 वाला ट्रैवल करने का, हमने निकाल दिया था, ये है वो टोटल कॉस्ट टू ट्रैवल 500 किलोमीटर, 375v/4 बस पुट करना है अब, 375v/4 प्लस आ रहा था हमारा 6 लाख बाय v, अब बस v की जगह 80 पुट कर दो एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, उसमें तो बस स्पीड के टर्म्स में था, तो आंसर आ जाएगा हमारा 375 इंटू 80/4 प्लस यहाँ पे आ रहा है फ्यूल कॉस्ट पूछिए, ओह ये मैं भूल गया था, यहाँ पे गलत कर रहा था क्वेश्चन को मैं, मुझसे पूछी गई है द फ्यूल कॉस्ट ओनली। अब ध्यान दो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, दिस इज टोटल कॉस्ट टू ट्रैवल व्हाट 500 किलोमीटर। जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है ये d इंटू जी जो लिखा है, दिस इज टोटल कॉस्ट टू ट्रैवल d किलोमीटर। ठीक है,
ये है टोटल कॉस्ट टू ट्रैवल 500 किलोमीटर। इसमें से इसके दो भाग है 375/V/4 फ्यूल कॉस्ट और ये है एडिशनल चार्जेस। ठीक है, यही तो थे वो 1200 जिसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने उसको। तो हमसे सिर्फ फ्यूल कॉस्ट पूछी गई है, तो सिर्फ यही पूछा गया था ये पार्ट। तो बस इसकी जगह 80 डाल दो, आंसर निकालो। मेरा आ जाएगा 375 इंटू 20, यानी कि 375 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 750 इंटू 10, 7500 रुपीज़। ठीक है, तो सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये है वो क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर। अब टोटल कॉस्ट होगी ये 375/4 इंटू वी, ठीक है, प्लस 6 लाख बाय वी। इसमें ये ऐड हो जाएगा बस, ठीक है, प्लस 6 लाख बाय वी। अब ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये था 7500, अच्छी बात है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब ये है 6 लाख बाय 80, सॉल्व करो, जीरो काटो, तो 60,000 बाय 8, 60,000 बाय 8, 4 से काटो 15,000, 4 से काटो 2, 2 से काटो 7,500 वापस, तो डबल हो गया। मेरा आंसर आ गया 15,000 रुपये। तो डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी के साथ जो हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर है वो होता है बिल्कुल ख़त्म। आई होप यार तुम्हें ये सब से देख के काफ़ी हेल्प मिली हो, और खुद से भी यार तुम्हें पेपर बनाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आए। तुमसे मिलते हैं यार अगली वीडियो में। बाय बाय।